तो ओशो ने उसके लिए एक बहुत बढ़िया उपाय बताया। ये बात खूब तेजी से सारी दुनिया में फैलनी चाहिए कि दुनिया के सारे वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बने, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट्स। और दुनिया के सारे लोग जिस प्रकार अपनी सरकार को टैक्स देते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा, चलो 1% सही, इस संस्था को सीधा सीधा पे करें, ताकि ये वैज्ञानिक स्वतंत्र हों। सारी दुनिया के लोग इनको आर्थिक सपोर्ट कर रहे हैं, तब ये मनुष्य जाति के खिलाफ कोई आविष्कार कभी नहीं करेंगे। ओशो के भाई होने का सौभाग्य मुझे दूसरे प्रकार से मिल गया कि मेरे परिवार वालों ने मेरी कोई मेंटल कंडीशनिंग नहीं की, है ना। कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र, वो मुझ पे नहीं लादा। तो उस प्रकार से भीतरी एक स्वतंत्रता जो थी सोच विचार की, चिंतन मनन की, वह बरकरार रही। पिताजी के मित्र थे एक वकील, जी इस जी इलाके के बड़े प्रसिद्ध वकील थे वो, तो उनके थ्रू ओशो से कहलवाया। तो ओशो ने उनके साथ जो मजाक की, ओशो ने उनको कन्विंस कर लिया कि तुमको तलाक लेना चाहिए। बिल्कुल। वकील साहब ने पिताजी से कहा कि तुम्हारा लड़का तो मुझसे ज्यादा बड़ा वकील है, उसको तो इतने तर्क करने आते हैं कि मैं तो उसको कन्विंस नहीं कर पाया। अब मेरी मुसीबत खड़ी हो गई। ऐसे ही मैं ध्यान पूरा करके आया, स्नान कर रहा था, किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ? 7 बजे कौन आ गया? उन्होंने कहा कि माँ योग लक्ष्मी ने आपको तुरंत बुलाया है। मुझे समझ में नहीं आया किस लिए बुलाया होगा। खैर, मैं स्नान पूरा करके कपड़े पहन के गया। माँ लक्ष्मी ने मुझे बहुत डांटा कि आप ध्यान करने क्यों गए थे। मैंने कहा क्यों, ध्यान करने के लिए ही तो मैं आश्रम में आया हूँ, और ये डायनेमिक मेरा पसंद का ध्यान है, मैं इतने सालों से नियमित कर रहा हूँ, बहुत मजा आता है। उन्होंने कहा नहीं भैया, ये नहीं चलेगा। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं स्पीक बिंदास और मैं हूं देवांग विभाकर। और आज हमारे साथ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, आपका खूब खूब स्वागत है। एक आपका भी साल स्वागत लगा। है। नमस्कार सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जय ओशो। जी जी स्वामी जी, एक साल लगा स्वामी जी आपसे सन्मुख होने के लिए, लेकिन हर अच्छा काम तपश्चर्या मांगता है, तो हम तो उसके लिए तैयार थे स्वामी जी। जी। जी स्वामी जी, हम इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। पहले तो मैं आज थोड़ा भावुक हूँ, इसलिए कि मैंने ओशो को काफ़ी सुना है। अष्टावक्र गीता हो, गोरखवाणी हो, काफ़ी अलग-अलग, काफ़ी पढ़ा भी है। डायनेमिक मेडिटेशन मैंने खूब किया है और पूर्णता से किया है। तो वो जो ओशो मेरे अंदर होता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ओशो को मिल नहीं पाया। तो एक हम्म। अफ़सोस मेरे अंदर रहता था। तो आज कृपा हो गई, आप ओशो के छोटे भाई हैं हम्म। और आपसे आज मुलाकात हो गई, तो बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी। और अ, उम, जब मैं ओशो को पढ़ रहा था, सुनना शुरू किया स्वामी जी, तो मेरे अंदर एक रेबेलियस नेचर था। तो ओशो को पढ़ता था, सुनता था, तो लगता था कि जो स्वतंत्रता की बात है, फ्रीडम की बात है, उससे मैं कनेक्ट हो पाता था। मुझे हम्म। वहाँ पे वो दिखा कि नहीं, ओशो के पास तो वो स्वतंत्रता को समझते हैं, क्योंकि समाज तो समझता नहीं है, ऐसा लग रहा था। तो स्वामी जी, मैं आपसे तो ये जानना चाहूँगा कि ओशो जिसको स्वतंत्रता कहते थे, फ्रीडम कहते थे, वो क्या है? देखिए, इस शब्द का हम 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं। एक तो बाहर की दुनिया में, है ना। समझो हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, फिर अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ। गुलामी भी बाहर से आई थी और स्वतंत्रता भी बाहर से मिली, है ना। कई प्रकार की गुलामियां हैं। गरीबी है तो हम आर्थिक रूप से गुलाम हैं, सामाजिक मर्यादाएं हैं तो हम समाज के गुलाम हैं, परिवार में बहुत से बंधन हैं एक दूसरे के प्रति, उसमें गुलामी है। कहते हैं ना मजाक में हम लोग, पति का मतलब जोरू का गुलाम, वो कहीं ना जी, कहीं जी। गुलाम ही है। पत्नी भी हुँ, गुलाम है पति की। हम सब परस्पर एक दूसरे के प्रति परतंत्रता अपना रहे हैं, दूसरे को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा अहंकार सर्वोपरि हो, सब लोग मेरी बात मान के चलें। तो भांति भांति की गुलामियां हैं, वो हम सब जानते हैं। और उससे स्वतंत्रता, यह बाहर की बात है। जब ओशो स्वतंत्रता शब्द का इस्तेमाल करते हैं आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में,
स्पिरिचुअल बैकग्राउंड में, यहाँ इसका भावार्थ बिल्कुल बदल जाता है। हमारे भीतर भी एक गुलामी है, जो बाहर से किसी ने नहीं हमें जंजीर डाली, बेड़ियां डाली, किसी ने हमको कारागृह में बंद नहीं किया है। भीतर हमारा अहंकार और उसकी कामनाएं, ये हमारा बंधन है। हमें कटघरे के भीतर रह रहे हैं, अपनी ही धारणाओं का, अंधविश्वासों का जाल, हमारी ही मान्यताएं, और हम उसमें बंद हैं, कूप मंडूक हो गए हैं। उसके बाहर हमें कुछ दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता, सुनाई नहीं पड़ता। और इस प्रकार हर व्यक्ति इस दुनिया में, कहने को 8 अरब लोग हैं, हम सोचते हैं हम एक दुनिया के वासी हैं, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति अपने मन के कटघरे में बंद है और वो अपनी ही मानसिक दुनिया में जी रहा है। तो एक दुनिया नहीं है, यहाँ 8 अरब दुनिया है। सबका अपना अपना मानसिक संसार है, अलग अलग, और इसलिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, संवाद कठिन। हम दूसरी दुनिया के वासी हैं, वो दूसरी दुनिया का वासी है। उन्हीं शब्दों का मेरे लिए कुछ अलग अर्थ है, उसके लिए कुछ अलग अर्थ है। मिसकम्युनिकेशन, गलतफहमी बहुत आसान है, कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल है। अपने हृदय की बात दूसरे तक पहुंचाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हम खुद अपने ही विचारों की कैद में हैं और दूसरा व्यक्ति भी उसके विचारों की, उसकी धारणाओं की, उसकी फिलॉसफी की कैद में है। जब एक हिंदू और मुसलमान आपस में बैठ के कुछ बातचीत करते हैं तो बातचीत हो नहीं सकती। ये अब गीता के बंधन में है, वो कुरान के बंधन में है। आंखों पे चश्मा चढ़ा हुआ है जो हमें ठीक ठीक सत्य को देखने नहीं देता। तो जब ओशो स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हमें अपने भीतर अपने ही विचारों से, जिनको हम अपना कह रहे हैं और वास्तव में वो हमारे नहीं है, हमने कहीं से पढ़ लिए, सुन लिए, यहाँ वहां से इकट्ठा कर लिए, हमारे तो बिल्कुल नहीं है। जब हम पैदा हुए थे हमारे पास कोई विचार नहीं था, इस दुनिया में हम कुछ लेकर नहीं आए, हमको भाषा ही नहीं आती थी, शब्द ही नहीं आते थे, विचार कहाँ से होंगे। हमारी कोई मान्यता नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था। संयोग की बात, जिस परिवार में हमारा पालन पोषण हुआ, जिस समाज में हम बड़े हुए, जिस स्कूल कॉलेज की शिक्षा प्रणाली से हम गुजरे, वहां धीरे 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 हमारा मन कंडीशनड होता चला गया। ये जो कंडीशनिंग है, ये हमारी जंजीर है और हम खुद इसके बाहर छलांग नहीं लगा सकते, बल्कि हम तो इसको बचाने के लिए लड़ने मरने को तैयार हैं। कोई आपसे कह दे कि आपका धर्म गलत, आपकी फिलॉसफी गलत, आपका सिद्धांत गलत, आपके विचार गलत, तलवारें और बंदूकें निकल आएंगी। हम खुद ही इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस जेल में हम बंद हैं, उस जेल की दीवारों को हमने खूब सजा लिया है और उसे हम अपना घर समझ रहे हैं और उसको हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आध्यात्मिक गुलामी है, हमारी चेतना परतंत्र हो गई है विचारों के, धारणाओं के, मान्यताओं के, सिद्धांतों के, धर्मों के, संप्रदायों के, राजनीतिक मान्यताओं के, भांति भांति की मान्यताएं हैं। सिर्फ मान्यता है, उसमें सच्चाई कहीं भी नहीं है। बिल्कुल झूठे बंधन हमें बांधे हुए हैं। इस सबको अगर बहुत संक्षेप में कहना चाहें तो अहंकार का बंधन है। हम कामनाओं की जंजीरों से कसे हुए हैं और इसलिए मुक्ति अथवा स्वतंत्रता, आध्यात्मिक अर्थ इसका होता है कामना से मुक्ति, अहंकार से मुक्ति। तो स्वयं की स्वयं से मुक्ति, ये बिल्कुल अलग बात हो गई। बाहर संसार में बांधने वाला कोई और है और उससे छुटकारा, उसको हम स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी में हम स्वयं ही अपने बंधनों को निर्मित किए हैं और जब यह समझ आती है अचानक हम उससे मुक्त हो जाते हैं। तो ये जो भीतरी मुक्ति है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, आध्यात्मिक साधना का लक्ष्य, यह किसी दूसरे के द्वारा डाला गया बंधन नहीं है और इसलिए दूसरा कभी मुक्त भी नहीं कर सकता। इस बात को गौर से समझिएगा। कई लोग सोचते हैं कि गुरु शिष्य को मुक्त कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। गुरु ने बांधा ही नहीं है, वो कैसे मुक्त करेगा। बंधन हमारे अपने स्वयं के, अपने भीतर स्वनिर्मित हैं और समझ के द्वारा, होश के द्वारा हम इससे छूट सकते हैं। तो अहंकार का बंधन आत्मा पर है। आत्मा अगर मुक्त हो गई, अहम से, कामनाओं से मुक्त हो गई, तो वह परम स्वतंत्र को, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त हो जाती है। तो स्वतंत्रता का गहरा अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि से यह है। चलिए अगला जी सवाल।
जी, 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 स्वामी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, मान्यता और धारणा से अहंकार बनता है, वो ही हमारी गुलामी है, उससे मुक्ति, स्वतंत्रता हमको चाहिए। आपने एक स्वामी जी इसमें वर्ड यूज़ किया बहुत अच्छा, कम्युनिकेशन। और हम आज के दौर में देख रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिकल लेवल पर कि कुछ गड़बड़ बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। जो एजुकेटेड है, सभी देश के जो भी प्रेसिडेंट है वगैरह, तो उसके बीच में अभी अफरा-तफरी का माहौल है। और युद्ध, हम तो वहाँ तक पहुँच गए, अभी तो युद्ध शुरू हो गए हैं। हम्म। तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे स्वामी जी कि ओशो की दृष्टि में ये जो विश्व कल्याण की बात है, तो वो आज के समय में हम उसको कैसे समझें? सबसे पहले तो यह हम स्वीकार लें कि आज तक विश्व शांति के लिए जो भी उपाय किए गए हैं सब 100% विफल रहे हैं। पहला विश्व युद्ध हुआ, सारे दुनिया के कंट्रीज के प्रतिनिधियों की बैठकें हुई, शांति की विचार चलने लगे, अंतरराष्ट्रीय संस्था बन गई, शांति शांति, बस बातचीत ही बातचीत होती रही और कुछ सालों के भीतर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया और भयंकर। हुँ, फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन बन गए, यूएनओ बन गया, शांति की बस बातें होती हैं, तैयारी युद्ध की चलती है। सब पाखंड है, झूठ है। सुनिश्चित हो गया कि इस भांति कोई शांति नहीं हो सकती। तो ओशो की दृष्टि में मैं दो प्रकार की बातें कहना चाहूंगा। पहली चीज, आत्मिक शांति पाना हमारा प्रथम लक्ष्य है, व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर। मैं कैसे शांत हो जाऊं, अपने भीतर जो उथल पुथल मची है, जो अंतर्युद्ध चलते रहते हैं, कंट्राडिक्टरी विचार मेरे भीतर हैं, उनमें संघर्ष होता रहता है, मेरे भीतर ही विपरीत भावनाएं हैं, मैं ये भी करना चाहता हूं, इसका उल्टा भी करना चाहता हूं। तो एक आंतरिक कलह भीतर छिड़ी हुई है, एक इनर वार, जिसकी वजह से हम अशांत हैं, हम क्रोधित हैं, नाराज हैं। तो व्यक्ति व्यक्ति जहां दुनिया में क्रोधित है, उन 8 अरब लोगों का कुल जोड़ जो होगा, निश्चित रूप से वो महाक्रोध होगा और किसी न किसी युद्ध के रूप में यह विस्फोट करेगा। इसमें हम सबका हाथ है। हमारा यद्यपि भी आज तक प्रदान हमने है। बंदूक नहीं उठाई, हम किसी सेना में भर्ती नहीं है, हम किसी देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन इस सारी दुनिया में जो तनाव पैदा किया है उसमें मेरा भी रोल है, क्योंकि मैं भी तनावग्रस्त हूं, मैं भी परेशान हूं, मैं भी चाहता हूं लड़ाई हो जाए। हुँ, तो हुँ, हम सबका एक इनडायरेक्ट रोल है। तो सबसे पहला कर्तव्य हमारा बनता है, दुनिया की चिंता छोड़ें, विश्व शांति की नहीं, आत्म शांति की बात करें, जो कि ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, भक्ति के द्वारा संभव है। यह पहली बात। दूसरी चीज, अब बाहर के जगत की हम घटनाओं को देखें, ओशो ने बड़ी नई दृष्टि दी है। पहली बात वे कहते हैं, जब तक देश रहेंगे तब तक युद्ध होगा, इससे बचना संभव नहीं है। क्योंकि प्रत्येक, पुराने जमाने में हम जानते हैं, राजा जो थे वो चाहते थे कि मेरा साम्राज्य बड़ा हो जाए, मैं और पड़ोसी की जमीन भी हथिया लूं। वो आक्रमण करेगा करेगा, लड़ाई होगी होगी, खींचातानी होगी, खून खराबा होगा। ठीक है, राजा महाराजा चले गए, लेकिन टेंडेंसी वही की वही है, अहंकार वही का वही है। हम दूसरे को अपने अधीन करना चाह रहे हैं, तो जो भी शक्तिशाली राष्ट्र हैं वो अपने से कमजोर के ऊपर आक्रमण करेंगे, हमला करेंगे। वो आज भी चल रहा है। इससे बचने का एक ही उपाय हो सकता है कि सारी मनुष्य जाति तय कर ले कि पृथ्वी एक है, हमारी धरती माता एक है, हम सब उसकी संतान हैं, एक मनुष्यता है, वन ह्यूमैनिटी। किसी देश की कोई जरूरत नहीं। बंद हो जाने चाहिए सारे पासपोर्ट और वीसा और दुनिया भर के फालतू बकवास। एक विश्व सरकार बने, ओशो ने आह्वान किया, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, और तभी युद्ध खत्म होंगे, नहीं तो नहीं हो सकते। जितने छोटे 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 खंडों में हम बटे होंगे, हम उतना ही लड़ेंगे, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। जितने छोटे खंड उतने ज्यादा लड़ाइयां, उतने ज्यादा युद्ध होंगे, उतने ज्यादा खून खराबा होगा, एक दूसरे को लूटने की कोशिश होगी, दूसरे को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश होगी। यदि एक ही सरकार हो पूरे विश्व का व्यवस्था का इंतजाम करने वाली, नेचुरली लड़ाई किससे होगी, दूसरा कोई है ही नहीं। बिल्कुल। तो एक विश्व सरकार ओशो का एक यह बिल्कुल मौलिक आइडिया है। और अगर हम प्राचीन ग्रंथों में जाएं, हमारे पूर्वज ऋषियों ने भी उपनिषदों में, वेदों में चर्चा की है, वसुधैव कुटुंबकम, सारी पृथ्वी एक परिवार हो, एक कुटुंब हो। अब ये हो सकता है
जिस जमाने में कहा था ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम, उस समय तो हमें पता ही नहीं था पूरी पृथ्वी के बारे में, दूसरे महाद्वीप भी हैं, छोटे छोटे द्वीप भी हैं, इतनी बड़ी दुनिया है, ये पता ही नहीं था। उस समय तो हम ज्यादा से ज्यादा बस अपने ही द्वीप को जानते थे, उसके बाहर की तो बात ही नहीं पता थी। आज सारी दुनिया का हमें पता है, और अब जरूरी हो गया है कि सारी दुनिया से राष्ट्रों की सीमाएं विदा हों। ये जो नक्शे पे अलग अलग रंग खिंचे हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है। सारी मनुष्यता एक है। हम यह सब घोषणा करें, हम विश्व नागरिक हैं, हम किसी देश के नागरिक नहीं हैं। सारे लोग अगर ये तय कर लें तो एक विश्व सरकार हो सकती है। स्वभावतः सारी जो आपसी कलह हैं, मतभेद हैं, वो समाप्त हो जाएंगे, और वो जो विश्व सरकार होगी वो निश्चित रूप से दुनिया के कल्याण के लिए कुछ कर सकेगी। अभी तो अधिकांश सरकारों की इनकम का 70% से अधिक केवल युद्ध की तैयारी में जाता है। 70% से अधिक, यानी कुल 30% पर सारी दुनिया जी रही है। जरा सोचो, युद्ध बंद हो जाए, सेनाओं की जरूरत ना हो, कितनी समृद्धि आ जाएगी। 30% की जगह हम 100% का उपभोग कर पाएंगे, सारी दुनिया समृद्ध हो सकेगी। किसी को भूखे रहने की जरूरत नहीं, किसी को बेरोजगार और बेघरबार होने की जरूरत नहीं है। इतनी समृद्धि ऑलरेडी है। फिलहाल वह सब बस सेनाओं पे, नाभ की अस्त्र शस्त्रों के निर्माण में खर्च हो रही है, स्टार वार की तैयारी में लगी हुई है, बिना काम के, सिर्फ खून खराबे की तैयारी में। लेकिन तो स्वामी पहली जी चीज ये, जी 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 प्लीज। एक बार मैं पूरी कर लूं अपनी बात, फिर हाँ जी आपका हाँ जी काउंटर क्वेश्चन में लूंगा, है ना। जी एक विश्व सरकार की बात ओशो ने कही। दूसरी बात उन्होंने कही कि आज का जो वैज्ञानिक है वह या तो सरकार का अथवा पूंजीपति का गुलाम है, वह किसी की नौकरी कर रहा है, वो अपनी आजीविका उपार्जन के लिए दूसरे पर निर्भर है, और वह मजबूर है दूसरे की आज्ञा मानने के लिए। तो उसे पता है यह कार्य गलत है, इससे पर्यावरण खराब होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, उसके नए इन्वेंशन से, लेकिन ऊपर से मालिक का आदेश आया, उसको वही करना पड़ेगा। वो सरकारी संस्था में नौकरी करता है और खतरनाक अस्त्र शस्त्र बनाने की उसको आज्ञा दी गई है, उसको बनाना पड़ेगा, नहीं तो उसको भूखा मरना पड़ेगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आज से 100-125 साल पहले वैज्ञानिक स्वतंत्र था, वो अपना कोई रोजी रोटी का उसका साधन था। अपन चलो उदाहरण लें, रॉबर्ट ब्रदर्स जिन्होंने हवाई जहाज बनाई, साइकिल की दुकान की थी उनकी, साइकिल के ही कल पुर्जों को जोड़कर, कुछ सिलाई मशीन के कल पुर्जों को जोड़कर धीरे 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 उन्होंने हवाई जहाज बनाई। अपना काम धाम करते थे, दुकान चलाते थे, फ्री समय में थोड़ा सा कुछ नया इन्वेंशन आविष्कार करते थे। तो पुराना जो वैज्ञानिक था, आज से 100-125 साल पहले का, वह एक स्वतंत्र व्यक्ति था, अपनी मर्जी से खोजबीन करता था, है ना। जिसने समझो रेलवे का इंजन बनाया, जेम्स वाट, छोटे छोटे से यंत्र उसने बनाए भाप से चलने वाले, फिर धीरे 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 बड़ा इंजन। सारी खोजें इसी प्रकार हुई। जिस आदमी ने टेलीफोन बनाया था, ग्राहम बेल ने, जी फोन इतना था कि नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल पे अपने दोस्त से बात कर हाँ, सकता था, बस इतना कान ही पे था। लगा के जी एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक उसके घर आया, उस जमाने का प्रसिद्ध वैज्ञानिक, और उसने इस युवक को बहुत डांटा कि तुमने क्या समय खराब कर रहे हो खेल खिलौने बनाने में, ये किस काम आएगा फोन, इसका करोगे क्या, एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे, अरे जोर से ऐसी आवाज लगा दो, आवाज दो ऊपर तक पहुंच जाएगी। जी अगर कुछ तुम में वैज्ञानिक बुद्धि है, कुछ इन्वेंट करने की कैपेसिटी है, कुछ काम की चीज खोजो। ग्राहम बेल बेचारा बहुत दुखी हुआ। उसने कहा आप बताइए किस चीज को खोजूं। उस जमाने में पानी के जहाजों में कुछ समस्या थी एक, तो उस बड़े वैज्ञानिक ने बताया कि आप इस समस्या का समाधान खोजो। फिर ग्राहम बेल ने उस समस्या के पर काम करना शुरू किया, और साल भर के अंदर उसने काफी अच्छा उसका उपाय ढूंढ लिया। तो बहुत खुश हुआ वो, तब उसको पुरस्कार भी मिले, उस पर बहुत इनकम भी उसकी हुई, और वो जो सीनियर वैज्ञानिक थे वो खुश भी हुए कि तुम में बुद्धि है, तो चलो अब कुछ बुद्धिमानी का काम किया। आज हम जानते हैं हम मोबाइल के बिना जी नहीं सकते, और उस जमाने में फोन की आविष्कार करने वाले को डांट पड़ी थी, और उसको भी गिल्ट फील हुआ था कि फालतू मैंने 2-3 साल खराब किए, इसका कोई उपयोग तो है नहीं। आज हमें समझ में आता है कितना उपयोगी है। मैं सिर्फ ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि पुराना जो वैज्ञानिक था, अपने आप में आर्थिक रूप से एक स्वतंत्र व्यक्ति था,
अपनी मौत से वो कुछ कुछ छोटे छोटे आविष्कार करता रहता था। कालांतर में समझो 20वीं सदी के आरंभ से खोजें इतनी बड़े पैमाने पर हो गई, अब एक आदमी के वश की बात नहीं है, एक बड़ी संस्था चाहिए, जो उसका आर्थिक सपोर्ट करने वाला कोई चाहिए, सैकड़ों वैज्ञानिक चाहिए, सैकड़ों क्लर्क चाहिए, तब जाके ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट लागू होंगे। अब कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट तो नहीं है। अगर चंद्रमा पे जाना है तो एक आदमी तो ऐसा नहीं कर सकता, इसके लिए तो बहुत प्रकार के सपोर्ट चाहिए, तब जाके ये हो पाएगा। तो विज्ञान की स्थिति बिल्कुल बदल गई। अब वैज्ञानिक धीरे धीरे नौकरी कर रहा है, अब उसकी अपनी फ्रीडम ही नहीं बची। या तो वो किसी गवर्नमेंट की संस्था का नौकर है, अथवा किसी पूंजीपति ने उसको खरीद लिया है। यानी वैज्ञानिक प्रतिभा अब खरीदी हुई हो गई है, बिक गई है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, फिर वापस अपनी बात पर लौटूंगा। अभी करीब 12-13 साल पहले इंग्लैंड की एक इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी ने डायबिटीज की एक नई औषधि खोजी, जो उस जमाने में बहुत उपयोगी निकली। आज तक जितनी ब्लड शुगर कम करने वाली दवाइयां, उनमें सबसे श्रेष्ठ वह हो गई, और बहुत महंगी उन्होंने बेची। सारी दुनिया में उसकी भयंकर बिक्री हुई, सबसे ज्यादा फेमस दवाई हो गई आज से 12-13 साल पहले। फिर एक वैज्ञानिक जो वहां से रिटायर हुआ उस कंपनी से, उसने बाहर आके पत्रकार परिषद बुलाई और उसने घोषणा की कि यह जो दवाई है, इसका साइड इफेक्ट है हार्ट फेल्यूर। और यह बात हमें कई सालों से पता है, जब क्लिनिकल रिसर्च चल रही थी तभी पता चल गया था, लेकिन इस बात को छुपा लिया गया। कंपनी के मालिक ने कहा कि ये लीक नहीं होना चाहिए, तो फिर दवाई खाएगा कौन, खरीदेगा कौन? तो ये वाला साइड इफेक्ट छुपा लिया गया। जब ये बात जग जाहिर हुई, तब वो खोजबीन की गई उस कंपनी में, उनके डॉक्यूमेंट्स में वो सारी पुरानी फाइलें मिल गई, जिसमें पता चलता है कि ये बात तो उनको 7-8 साल पहले पता थी। करीब 12,000 लोगों ने दुनिया में, जिनको हार्ट फेल्यूर की पीड़ा थी, उन्होंने केस मुकदमे किए। उस कंपनी को उन सबको क्षतिपूर्ति करनी पड़ी। ये 12,000 लोग तो वो थे जो जीवित थे। इस बीच में कितने लाख आदमी हार्ट फेल्यूर से मर गए, उनका तो फिर कोई हिसाब ही नहीं लगाया जा सकता। वो दवाई तुरंत बैन हो गई। अब बताइए, वैज्ञानिक क्या कर सकता है? उसकी रोजी रोटी मालिक के ऊपर निर्भर है, और मालिक वही कार्य करेगा जिससे उसका स्वार्थ पूरा होता है। उसको कोई मतलब नहीं दुनिया को लाभ हो कि नुकसान हो, उसको लाभ होना चाहिए। मैं ये विकट परिस्थिति बता रहा हूं कि वैज्ञानिक, सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली व्यक्ति, मनुष्य जाति का फूल जिसे कहें, वो बिक गया है। उसकी अपनी कोई औकात नहीं है, वो अकेला कुछ कर ही नहीं सकता। ओशो ने इसका समाधान बताया, क्योंकि याद रखिएगा, राजनेताओं के हाथ में कोई ताकत नहीं। अगर विज्ञान वहां से डिसअपियर हो जाए, राजनेता क्या करेंगे? राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लड़ने का शौक है, चलो कुश्ती कर लो आपस में, और क्या करोगे? वैज्ञानिक शक्ति के साधन जुटा रहा है। ये अणुबम किसने बनाए थे? अल्बर्ट आइंस्टीन ने बनाए थे, पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टीन ने जब मना किया राष्ट्रपति ट्रूमैन को कि इनका उपयोग ना किया जाए, ट्रूमैन ने वो लेटर ही नहीं पढ़ा। अब कौन सुनता आइंस्टीन, भाड़ में जाए। अब तो सरकार के हाथ में ताकत है। हाँ, जब आइंस्टीन जर्मनी से अमेरिका गया था, तो अमेरिका की सरकार ने उसको सर आंखों पे बैठा लिया, क्योंकि पता था कि बड़े काम का आदमी है। और जर्मनी से लड़ाई छिड़ी, और जर्मनी से भाग के आया है, हिटलर का विरोधी है, यहूदी है, इसका उपयोग किया जाए। बम तो बनवा लिया, लेकिन अब हिटलर कोई नहीं सुनने वाला आइंस्टीन की। आइंस्टीन को बहुत पश्चाताप और अपराध बोध रहा कि मेरी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा और नागासाकी बर्बाद हुए, जबकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। 10-15 दिन में युद्ध समापन होने ही वाला था। सरकार की ताकत वास्तव में सरकार की नहीं है, वैज्ञानिकों की बुद्धि और उनकी शक्ति है, लेकिन वो लोग इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इस एक्सप्लॉइटेशन से ये कैसे बाहर निकलें? तभी विश्व कल्याण हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। तो ओशो ने उसके लिए एक बहुत बढ़िया उपाय बताया। ये बात खूब तेजी से सारी दुनिया में फैलनी चाहिए कि दुनिया के सारे वैज्ञानिकों की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था बने, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट्स, और दुनिया के सारे लोग
जिस प्रकार अपनी सरकार को टैक्स देते हैं, उसका एक छोटा सा हिस्सा, चलो 1% सही, इस संस्था को सीधा सीधा पे करें, ताकि ये वैज्ञानिक स्वतंत्र हों। सारी दुनिया के लोग इनको आर्थिक सपोर्ट कर रहे हैं, तब ये मनुष्य जाति के खिलाफ कोई आविष्कार कभी नहीं करेंगे, और युद्ध तो वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारी दुनिया के लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनको भी सबके कल्याण के बारे में सोचना होगा। अकेले वैज्ञानिकों के हाथ में छोड़ दें हम कि तुम तय करो क्या अनुसंधान करना है, क्या नहीं करना है। जो फिजूल के चल रहे हैं प्रोजेक्ट्स, उनका कोई उपयोग नहीं है कल्याण में, खत्म करो उनको, निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगे। और पूरे मनुष्य जाति के और प्रकृति के कल्याण में क्या हो सकता है वह खोजबीन करो, तब ये लोग पॉजिटिव दिशा में लग पाएंगे, नहीं तो नहीं लग सकते। तो ओशो की यह एक नई सोच, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट, जो किसी सरकार के अधीन नहीं है, किसी पूंजीपति के अधीन नहीं है, विश्व के सारे नागरिक अपनी इनकम का छोटा छोटा हिस्सा इनको देखते हैं, ताकि ये लोग अपना काम निर्बाधित रूप से कर सकें। तो ओशो का यह एक आइडिया बहुत ही शानदार है, जो भविष्य में विश्व शांति में, विश्व कल्याण में बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि करने वाले तो सारे ये प्रतिभाशाली लोग हैं। उनको स्वाधीनता तो मिलनी चाहिए ना, तभी तो अच्छा कर पाएंगे। अभी तो मजबूर हैं, मालिक जो कहेगा उनको वो करना पड़ेगा। ये दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात ओशो ने कही। और तीसरी बात और कहना चाहूंगा, फिर मैं आपके सवाल लूंगा। जिस प्रकार की डेमोक्रेसी दुनिया में आई है, यह बहुत ही निराशाजनक है। एक जमाना था जब राजा महाराजाओं की तानाशाही चला करती थी, और सब लोग उससे दुखी थे और सोचते थे किसी प्रकार ये डिक्टेटरशिप बंद हो। कहीं पे कम्युनिज्म आ गया, कहीं पे प्रजातंत्र आ गया, लेकिन दोनों ही व्यवस्थाएं मनुष्य के दुख को दूर नहीं कर सकी। दोनों ही व्यवस्थाएं असफल हो गई। अब सवाल यह कि आगे कोई विकल्प नहीं सूझता, करें तो क्या करें। कुछ देशों को विकल्प सूझा, साम्यवाद, समाजवाद, करीब करीब आधी दुनिया उस तरफ चली गई, शेष आधी दुनिया गणतंत्र की तरफ आ गई। दोनों ही दुखी हैं, दोनों परेशान हैं। धीरे धीरे साम्यवाद तो फिर समापन की कगार पे आ गया। डेमोक्रेसी का कोई विकल्प, अल्टरनेट नहीं सूझ रहा कि क्या व्यवस्था होनी चाहिए। ओशो ने उसका समाधान दिया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र नहीं, अब गुणतंत्र होनी चाहिए। नो मोर डेमोक्रेसी बट मेरिटोक्रेसी। मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर हम लोगों को चुने और उनके हाथों में ताकत दें, तब इस विश्व का भला हो सकता है। मैं एक दो उदाहरण से देता हूं। समझो कि स्वास्थ्य मंत्री हमें चुनना है, तो स्वास्थ्य मंत्री की पोस्ट के लिए कौन खड़ा हो सकता है जिसके पास एक मिनिमम लिस्ट हो, इतनी स्पेशलाइजेशन जिसकी है, और इसके अलावा मेडिकल फील्ड में किसी मेडिकल कॉलेज का, संस्था का वह कम से कम 10 साल तक व्यवस्थापन, मैनेजमेंट देख चुका हो। स्वयं तो एक विशेषज्ञ हो ही, साथ साथ उसको व्यवस्थापन भी आता हो। एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, डीन वह रह चुका है 10 साल तक। मिनिमम ये क्वालिफिकेशन जिसकी है, वो चुनाव के लिए खड़ा होगा। और वोट डालने का अधिकार सबको नहीं होगा। मिनिमम जो मेडिकल फील्ड में ग्रेजुएट्स हैं, केवल वही वोट डाल सकेंगे, क्योंकि उनके फील्ड की बात उनको पता होगा, कौन योग्य है कौन अयोग्य है। बाकी की जनता को क्या पता। मेरिटोक्रेसी में जो चुनाव लड़ेगा उसकी भी बहुत हाई मेरिट होगी, योग्यता होगी, जिसने भांति भांति से सिद्ध किया है कि वह योग्य है। और जो लोग वोट डालेंगे उसको, उनकी भी मेरिट होनी चाहिए, उनकी भी समझदारी होनी चाहिए। फिलहाल हम जिसको प्रजातंत्र कह रहे हैं, वो प्रजातंत्र नहीं बल्कि भीड़ तंत्र है। रात को दारू की बोतल दे जाते हैं नेताजी कि सुबह हमको वोट दे देना, और लोग वोट डाल देते हैं। खाक प्रजातंत्र है। दारू की बोतल में जहां वोट बिक जाती है। हम इस योग्य ही नहीं है। अभी मेरिटोक्रेसी होनी चाहिए। हर क्षेत्र के चुने हुए लोग, चुनिंदा लोग ही वोट डाल सकते हैं। समझो वित्त मंत्री चुनना है, तो वही वित्त से संबंधित जो पढ़ाई लिखाई है, उसमें जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, केवल वही वोट डालने का अधिकारी होगा।
और इस संबंध में जो अपनी योग्यता सिद्ध कर चुके हैं भांति भांति से, केवल वही चुनाव लड़ने के अधिकारी होंगे। तब हम पाएंगे कि योग्य व्यक्ति के हाथ में शक्ति पहुंची, वह पदासीन हुआ। और निश्चित रूप से जब ऐसे व्यक्ति के हाथ में ताकत होगी तो जगत का कल्याण होगा। अभी तो हालत यह है कि अंगूठा छाप आदमी शिक्षा मंत्री बन जाता है, वो खुद ही नहीं पढ़ा, प्राइमरी स्कूल से ही भाग खड़ा हुआ था। अधिकांश नेतृत्व करने वाले लोग सारी दुनिया के, किसी एक देश की बात नहीं कर रहा हूं, सारी दुनिया के नेतृत्व करने वाले लोग अधिकांशतः पढ़े लिखे नहीं हैं या बहुत कम पढ़े लिखे हैं। साधारण बुद्धि भी उनकी नहीं है और हमने उनको इतनी महत्वपूर्ण पोस्ट पर बैठा दिया कि सारे दुनिया का भाग्य निर्माता वो बन गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अमेरिका से हमारी एक सन्यासिनी आई हुई थी, वो करीब 40 साल से अमेरिका में ही है। मैंने मजाक मजाक में कहा कि आप लोगों ने कैसे व्यक्ति को राष्ट्रपति चुन लिया, कुछ सोचा विचारा नहीं। वो कहने लगी अनपढ़ लोगों का देश है, वहां तो ऐसे ही होगा। मैं थोड़ा चौंका, अनपढ़ लोगों का देश, यूएसए के लिए वो कह रही। मैंने कहा आपकी बात में समझा नहीं, बताइए मतलब अनपढ़ लोगों का देश? वहां के नागरिक अधिकांश लोग तो बस उतना ही पढ़े हैं जो इसेंशियल पढ़ाई थी, कंपलसरी थी, यानी हाई स्कूल पास किए हैं, बस ग्रेजुएशन भी नहीं किए। बहुत कम लोग हैं ग्रेजुएशन कर पाए, उससे और बहुत कम है जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाए। उन्होंने मुझे बताया, पूरी डाटा निकाल के उन्होंने मुझे बताया कि आप देख लीजिए इंटरनेट पे से कितने लोग वहां की पढ़ाई करते हैं, और जो बुद्धिमानी के जो कार्य हैं उनको संभालने वाले सारे विदेशों से आए हुए हैं। मैं भी हैरान हुआ। जिन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है वो वहां की दुनिया के, अमेरिका के सारे सिस्टम चला रहे हैं। ये प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन ये सब बाहर से आए हुए हैं, ये विदेशी हैं। और अमेरिका का जो व्यक्ति है उसको पढ़ने लिखने में रुचि ही नहीं है, उसकी तो जो कंपलसरी पढ़ाई है स्कूल की वो हो जाती है बस। उसके बाद अधिकांश घरों में 99% की बता रहा हूं अमेरिका की हालत, माता पिता चाहते हैं कि अब उनकी संतान घर से बाहर निकले, 18 साल के हो गए, दे विल किक आउट देयर चिल्ड्रन। और बच्चे भी तड़फ रहे हैं कि माता पिता के चंगुल से कब निकले। जो सरकार का नियम है कि 18 साल तक उनके अंडर में रहना होगा, बस वो इंतजार में, जिस दिन 18 साल पूरे हुए उस दिन बाय बाय। अब शायद ही मुड़ के इस घर को कभी वो देखें। अमेरिका में पढ़ाई लिखाई बहुत महंगी है। अब ये बच्चा जो 18 साल की उम्र में घर से निकल चुका है, अब जिसके माता पिता सपोर्ट करने वाले नहीं, क्योंकि इस बीच में उसके 3-4 बार माता पिता बदल चुके हैं। कभी माँ ने दूसरी शादी कर ली, फिर तलाक हो गया, फिर पिता ने दूसरी शादी कर ली, फिर नई माँ आ गई। किसी से उसका कोई संबंध नहीं, कोई उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करने वाला। दिस इज ट्रू फॉर 99% अमेरिकन। अब वो बच्चा कहीं पेट्रोल पंप पर नौकरी करेगा, कि कहीं सेल्समैन बन जाएगा किसी दुकान में, कहीं ट्रक चलाएगा कि कार ड्राइविंग करेगा। उसको अपनी आजीविका स्वयं कमानी है। हाँ, आजीविका कमाते हुए अगर वो पढ़ाई कर सके, जो कि अत्यंत कठिन है, सरल मामला नहीं है कि 7-8 घंटे आप रोजी रोटी के लिए पैसे जुटाओ, किराए का मकान लो, उसके लिए किराया चुकाओ, कार खरीदो, उसकी किस्तें भरते रहो। अमेरिका में सब उधार पे मिल जाता है, लेकिन हमेशा किस्तों की जंजीर बंधी हुई है। अगले 25 साल आपके बिक गए पूरे। मिल तो गया सब कुछ जो सामान चाहिए था उधार, अब उसकी किस्तें चुकेंगी। एक नए प्रकार की आर्थिक गुलामी शुरू हो गई। जो पुराने जमाने में बंधुआ मजदूर होता था ना, जिसकी हम निंदा करते हैं, ये नए प्रकार के बंधुआ मजदूर हैं। अब ये 25 साल के लिए बंध गए। पैसे कमाते रहो, पेमेंट करते रहो, किस्तें चुकाते रहो। बहुत मुश्किल है इसमें पढ़ाई लिखाई कर पाना। यदा कदा ही कोई कर पाएगा जिनको फैमिली से सपोर्ट मिली, जो कि एक रेयर घटना हो गई है। मैं सुन के चौंका जब उस महिला ने मुझे बताया कि अनपढ़ लोगों के देश में ऐसे ही राष्ट्रपति तो चुनेंगे, और कैसे चुनेंगे? बिल्कुल। हद हो गई, है ना। मैं चौंका, दुखी भी हुआ,
ये वस्तु स्थिति है जो मुझे अभी तक ज्ञात नहीं थी। हमारा प्रजातंत्र कैसा प्रजातंत्र है जरा सोचो, और ये कारगर नहीं है वो तो हम भली भांति जानते हैं। अब हमें मेरिटोक्रेसी लानी होगी ताकि योग्य गुणवान व्यक्तियों के हाथ में ताकत जाए जो वास्तव में देश का, विश्व का भला कर सकें। तो ओशो की ये 3 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। देशों की सीमाएं विलीन हो, एक पृथ्वी, एक मनुष्यता, एक विश्व सरकार हो। दूसरी बात, वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंटिस्ट्स ये सरकारों से मुक्त हो जाएं, पूंजीपतियों से मुक्त हो जाएं, सारी दुनिया के लोग इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करें सीधे सीधे। और तीसरी बात, डेमोक्रेसी की जगह मेरिटोक्रेसी। वो एक विश्व सरकार भी बने तो उसका चुनाव जो होगा वो इसी विधि से होगा। जो सर्वाधिक योग्य हैं अपने अपने क्षेत्र के, उनको वह पोस्ट दी जाएगी। तो ओशो की ये 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो विश्व कल्याण में अत्यंत उपयोगी साबित हो सकती हैं। और इन 3 को में से एक को भी अगर हम छोड़ देंगे तो बात नहीं बनेगी। छोटे मोटे उपाय काम नहीं आएंगे। हमारा फाउंडेशन, बेस ही बिल्कुल गलत है। पूरा ही उखाड़ना पड़ेगा, फिर से नया स्थापित करना होगा। तो मैं ओशो की आपसे बात थी। हम्म, जी जी जी। ओशो की बात तो वही हमेशा होती थी, ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात होती थी, रूपांतरण की ही बात होती थी। वो छोटे मोटे चेंज की बात तो कभी करते ही नहीं थे, पूरा रूपांतरण ही हो जाना चाहिए। तो हम थोड़ा साधना पद्धति पे भी आएंगे स्वामी जी। तो जी पहले तो मुझे पर्सनल क्यूरियोसिटी ये है कि भाई ओशो के छोटे भाई होना, ये दैट इज नॉट इनफ क्वालिफिकेशन कि आप भी आध्यात्म मार्ग पर चले। तो मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपके जीवन में आज आप स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी है, लेकिन जहाँ शुरुआत हुई तो वहां पे ओशो आपके जीवन में भाई तेरे भाई के हिसाब से तो थे, लेकिन अध्यात्म मार्ग में वो आपके लिए क्या थे और आपकी यात्रा फिर क्या रही? देखिए, दूसरे लोग तो सब मुझे ओशो के भाई के रूप में जानते हैं, ऐसा कहते हैं। मैं स्वयं कैसा देखता हूं अपने आप को, भाई के रूप में कम, वो एक गौण बात है, सेकेंडरी बात है। जी प्रमुख बात, प्राइमरी बात, जैसा मैं अपने आप को बताना चाहूंगा, मैं ओशो का एक शिष्य हूं। ओशो मेरे सदगुरु हैं। और ऐसी भावना खूब बचपन से आ गई, क्योंकि मुझ में और ओशो की उम्र में 24 साल का अंतर है। तो जब मैं समझो थोड़ा 7-8 साल का हुआ, कुछ समझने लायक थोड़ी बहुत बुद्धि आई, है ना, तब तक ओशो ऑलरेडी 34-35 साल के हो चुके थे, विश्वविख्यात। 100 से ज्यादा उनकी किताबें छप चुकी थी, है ना, पूरे देश में भ्रमण कर करके वो क्रांतिकारी प्रवचन दिया करते थे। तो जब मैंने उनको जिस रूप में जाना, वो गुरु रूप में ही थे। साल में 5-6 बार घर आते थे, गाडरवारा मध्य प्रदेश में हमारा घर है। तो जब वो आते थे तो उनके आने के साथ ही 10-15-20 मित्र आ जाएंगे, फिर हाथ मुंह धो के चाय पी के फिर वो बैठ जाएंगे, फिर बातचीत शुरू हो जाएगी, लोग उनसे सवाल पूछेंगे भांति भांति के। अब मैं तो छोटी उम्र का था, मैं बैठ के कोने में सुन रहा हूं। बड़ी बड़ी बातें तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन ओशो हंसी मजाक भी करते थे, बीच में चुटकुले सुनाते थे, वो उतना मुझे समझ में आता था। कभी कभी कोई कहानी वो कहते थे तो वो मेरी पकड़ में आती थी। वो किस लिए कह रहे हैं, उसके टारगेट क्या है, उसके द्वारा क्या संदेश दे रहे हैं, वो शायद उस उम्र में मुझे समझ में नहीं आता था। पर ओशो की कही हुई हर बात मुझे बड़ी प्रीतिकर लगती थी, बहुत प्यारी लगती थी। और मैं देखता था कि मतलब भाई की तरह नहीं लगते थे, वो गुरु रूप में ही दिखाई देते थे उस समय। वो आए नहीं कि घर में आने जाने वालों का तांता लग गया, भीड़ लग गई, सुबह शाम बैठक हो रही है, शाम को कहीं बाहर बगीचे में प्रवचन हो रहा है, कहीं स्कूल में उनका प्रवचन आयोजन थे, कहीं कहीं किसी अन्य पब्लिक मंच में है। तो हर जगह मैं जाऊंगा, साथ में सुनूंगा। तो बुद्धि की बातें तो गहरी बातें समझ नहीं आती थी, पर उनका जो चुंबकीय आकर्षण उनके व्यक्तित्व में है ना, उनका प्रेम, उनकी करुणा, है ना, वो पकड़ में आती थी। दर्शन शास्त्र समझ में नहीं आता था, लेकिन वो अत्यंत प्रेमपूर्ण है, स्नेहपूर्ण है, करुणा से भरे हुए हैं।
और कोई व्यक्ति आके उनसे लड़ने के मूड में भी आया है, विवाद करने के मूड में भी आया है, वो उसको भी इतने प्यार से समझा रहे हैं। ये देख के मैं चकित हो जाता कि कोई व्यक्ति तो लड़ने के मूड में आया है कि आपकी हर बात गलत साबित करेगा, और ओशो उसको इतने प्यार से मुस्कुराते हुए भांति भांति के उदाहरणों से समझा रहे हैं। और फिर मैं देखता कि अंत में वो व्यक्ति भी ओशो से सहमत होकर गया, और ओशो ने बड़े प्यार से समझाया। हो सकता है उसने कोई अपमानजनक शब्द भी कह दिया हो, लेकिन ओशो के मुख से मैंने कभी नहीं सुना कोई कठोर शब्द। उन्होंने बड़े प्यार से समझाया। तो मुझे जिस तत्व ने आकर्षित किया ओशो की तरफ, वो था उनका प्रेम, जिसको हम साधारण प्रेम नहीं कह सकते, केवल भाई का प्रेम नहीं कह सकते, क्योंकि वो केवल मेरी तरफ या परिवार के अन्य लोगों की तरफ नहीं। जैसा प्रेम भी हम लोगों से कर रहे, ऐसा ही सबके प्रति है उनके भीतर, ये दिखाई देता है। तो एक विचित्र बात, ऐसा व्यक्ति हमने दुनिया में तो नहीं देखा। लोग अपने घर परिवार वालों से, अपने मित्रों से प्रेम करते हैं, अपरिचित अजनबियों से, और विशेषकर जो लड़ने के लिए आया है उससे हाँ। प्रेम तो कोई नहीं करता। तो ये देख के मैं हतप्रभ रह जाता, है ना। ओशो की करुणा, है ना, वो किसी चीज को समझा रहे हैं, कठिन पड़ रही है, क्योंकि वो सामान्य लोगों की धारणा के बिल्कुल विपरीत है। तो ये भी स्पष्ट हो गया कि सामान्य लोग, हम आमतौर से जो मान रहे हैं हमारी बात गलत है, और ओशो जो कह रहे हैं उन्होंने 2500 तर्क और प्रमाण देकर सिद्ध किया कि यह सही है, तुम जो मान रहे हो वो गलत है। लेकिन यह पूरी बात इतने प्यार से उन्होंने समझाई कि हमको बुरा नहीं लगता यह समझ के कि हम गलत हैं, बल्कि खुशी अच्छा, होती है कि अच्छा अब लगता है। हमको अच्छा जी, लगता है कि जी। हमको नई चीज पकड़ में आई, एक नई जी, सूझबूझ जी, जो अपने आप हमको कभी नहीं आ सकती थी। अगर ओशो नहीं इशारा करते तो हम तो चूक जाते। बिल्कुल। तो ओशो के निकट होने का एक, ऐसा समझो स्वर्ग के वो दिन होते थे, वो 3-4 दिन जब वो गांव में रहते थे, स्वर्ग के दिन होते थे। इतनी हाई एनर्जी, है ना, और उनकी क्रांतिकारी बातें नई नई जो कभी नहीं सुनी थी, उनको सुन के हमारे भीतर भी कुछ वैसा विवेक उत्पन्न होना शुरू हुआ। हाँ, ओशो के भाई होने का सौभाग्य मुझे दूसरे प्रकार से मिल गया कि मेरे परिवार वालों ने मेरी कोई मेंटल कंडीशनिंग नहीं की, है ना। कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई ग्रंथ, कोई शास्त्र, वो मुझ पे नहीं लादा। तो उस प्रकार से भीतरी एक स्वतंत्रता जो थी सोच विचार की, चिंतन मनन की, वह बरकरार रही। कोई विधि से हिप्नोटाइज नहीं किया गया, जैसा कि अन्य सारे बच्चे कर दिए जाते हैं। कोई हिंदू घर में पैदा हुआ वो हिंदू बन जाता है, कोई जैन घर में पैदा हुआ वो जैन बन जाता है। मेरे ऊपर इस प्रकार का कुछ भी थोपा नहीं गया, क्योंकि ओशो की देशना हमारा पूरा परिवार मानता था। सब लोग उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम रखते थे, यहाँ तक कि मेरे माता पिता, मेरे चाचा चाची, मेरी नानी, मेरे जीजा जी, मेरी भाभियां, सब लोग ओशो के प्रति श्रद्धा रखते थे। ये एक और अनूठी बात थी, ऐसा अतीत में कभी नहीं हुआ। बिल्कुल, बुद्ध के जी। परिवार के लोग बुद्ध से नाराज थे, वो प्रसन्न नहीं हो सकते। ओशो ने कुछ इस ढंग का जीवन जिया कि उनके निकट जो भी थे सब लोग उनसे बहुत प्रसन्न रहे। वे कभी कोई जिम्मेवारी से पलायन नहीं किए, उन्होंने हर उत्तरदायित्व निभाया। जब उन्हें परम ज्ञान उपलब्ध हुआ उस समय वे केवल ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे, उन्होंने पढ़ाई पूरी की, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। एक स्टूडेंट का जो कर्तव्य उन्होंने पूरा किया। घर के सबसे बड़े बेटे थे, तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी आर्थिक रूप से सपोर्ट करना पिताजी को, तो उन्होंने नौकरी की, प्रोफेसर की जॉब उन्होंने की। जो भी किया जा सकता था उन्होंने सब कुछ किया। मेरे दो भाइयों को उन्होंने इंजीनियरिंग और एमएससी की पढ़ाई उन्हीं ने करवाई जबलपुर में। मेरे जी, सेकंड ब्रदर थे स्वामी विजय भारती, बाद में उनका नाम हुआ। उन्होंने देखा कि बड़े भैया, ओशो को हम लोग बड़े भैया कह के पुकारते थे, कि इनको खूब प्रेशराइज्ड किया जा रहा है शादी विवाह करने के लिए, गृहस्थी बसाने के लिए, और ओशो का बिल्कुल मन नहीं है। हुँ। तो विजय जी ने कहा कि भैया ऐसा करते हैं, आप मेरी शादी करा दो, एक बार अच्छा, छोटे भाई की होगी फिर आपको सब भूल जाएंगे। फिर आपके अच्छा। पीछे कोई नहीं पड़ेगा, नहीं तो लगातार आपको दबाव डालते रहते हैं भांति भांति से। ये बात जी। ओशो को बहुत अच्छी। उन्होंने स्वयं ही उस विजय भाई के लिए लड़की देखी, विवाह कराया। उन्होंने ही उसमें
भूमिका निभाई सबसे महत्वपूर्ण, इसके घर गृहस्थी बस जाए। तो विजय भाई ने फिर व्यापार शुरू किया। फिर ओशो से किसी ने नहीं कहा शादी करने के लिए। जी, जी। तो ओशो ने एक जगह और जिक्र किया है प्रवचन में कि मैं अपने छोटे भाई का बहुत अनुग्रह मानता हूं। अगर वो ऐसा नहीं कहता तो स्वभावतः मुझे ही गृहस्थी बसानी पड़ती, कुछ व्यापार करना पड़ता, धन कमाना पड़ता, क्योंकि नौकरी से इतनी तनख्वाह तो नहीं मिलती कि एक बड़े परिवार का कुछ भला किया जा सके। उसके लिए तो फिर कुछ धंधा ही करना पड़ता। तो मैं उसमें व्यर्थ ही जाता, वो मेरे मन की बात नहीं थी, मुझे तो कुछ और करना है। तो विजय का बड़ा उपकार है, उसने छोटी उम्र में ही व्यवसाय शुरू कर दिया और मुझे एक प्रकार से मुक्त कर दिया कि फिर मैं जो करना चाहूँ उसके लिए मैं स्वतंत्र हो गया। अरे! शादी के लिए मैं बीच में मतलब मैंने 2-3 वीडियो ओशो के सुने हैं, तो बहुत हँसी-मज़ाक में बात कही है शादी के बारे में। और जी। पिताजी के साथ भी जो था कि भई पिताजी थे वो मुझे डायरेक्टली पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि उसको जवाब पता था, तो इनडायरेक्टली फिर बात वो किसी से करवाते थे और ओशो के पास तो तर्क इतने थे कि जो भी उसको पूछे तो उसको ही वो उलझा देते थे कि उसी भई को आपने तलाक के शादी लिए क्यों समझा की? रहे हो। वो नहीं, हाँ, वो ये वाली सामने बात वाला जी, 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 जी। पिताजी ने डायरेक्ट उनसे कभी नहीं कहा, क्योंकि ये बात पक्की थी, अगर एक बार उन्होंने ना कह दिया तो फिर वो हुँ, हुँ। परमानेंट ना हो जाएगा। तो उन्होंने बिल्कुल। इनडायरेक्ट वे में कभी माँ से कहलवा रहे हैं, कभी किसी रिश्तेदार से कहलवा रहे हैं। उनके एक पिताजी के मित्र थे, एक वकील, जी, उस जी। इलाके के बड़े प्रसिद्ध वकील थे वो। तो उनके थ्रू ओशो से कहलवाया। तो ओशो ने उनके साथ जो मज़ाक की, ओशो ने उनको कन्विंस कर लिया कि तुमको तलाक लेना चाहिए। तो बिल्कुल। वकील साहब ने पिताजी से कहा कि तुम्हारा लड़का तो मुझसे ज़्यादा बड़ा वकील है। उसको तो इतने तर्क करने आते हैं कि मैं तो उसको जी, कन्विंस नहीं कर पाया। अब मेरी बिल्कुल। मुसीबत खड़ी हो गई है। हाँ, वो वीडियो मेरे में पास है कि भई जवाब ओशो नहीं है कि मैं तलाक क्यों नहीं देता जब इतने दुःख में जी, रह जी, रहा जी, हूँ। ओशो उसके घर पे जाके बैठते थे और उसको पूछते थे कि भई इतनी तकलीफ है तो तलाक ले लो। क्यों तो नहीं फिर करता? हम आपकी बात ही आगे आगे बढ़ाएँगे। आपने भी एमबीबीएस की, आप भी डॉक्टर बने। हुँ। लेकिन फिर क्या आप भी अध्यात्म मार्ग में आए, मतलब कैसे आए? आपने थोड़ा बताया प्राथमिक कि भई नहीं ओशो जी, को आप एमबीबीएस बाद में आया, अध्यात्म में पहले आया। जब मैं अच्छा। 10th क्लास में पढ़ता था, जी, जी। तब की बात है। ओशो आखिरी बार हमारे गाँव आए, गाडरवारा, ये नरसिंहपुर जिला में है, मध्य प्रदेश में। मेरी नानी जी की मृत्यु हो गई थी। उस समय ओशो मुंबई में रहा करते थे। तो नानी जी के उसमें ओशो मुंबई अंतिम से क्रिया गाडरवारा वगैरह। आए। जी, जी। ये हुँ। उनकी लास्ट विज़िट थी सन 1971। उसके बाद फिर वो कभी घर नहीं आए। इस विज़िट के दौरान ओशो सन्यास दीक्षा देना शुरू कर चुके थे सन 1970, 26 सितंबर 1970 में। मेरे एक एल्डर ब्रदर हैं स्वामी निकलंक भारती, वो सन्यास दीक्षा ले चुके थे। 1971 में जून में, यानी सन्यास दीक्षा शुरू करने के करीब 8-9 महीने बाद जब ओशो गाँव आए, तो बहुत सारे लोग जो ओशो को चाहते थे, पसंद करते थे और जो इंतज़ार कर रहे थे कि ओशो यहाँ आएँगे तब उनसे दीक्षा लेंगे, तो सब बड़ा मजमा लग गया कि हमको भी माला दीजिए, हम भी सन्यासी बनेंगे। मैंने और मेरे छोटे भाई ने और भी हमारे बहुत से रिश्तेदारों ने उस समय ओशो से विनती की कि हमको भी दीक्षा दीजिए। ओशो ने हम सब लोगों को दीक्षा दी, नए नाम दिए। अब वो तारीख भी मुझे याद है, वो सर्टिफ़िकेट भी मेरे पास अभी भी सँभाल कर रखा है मैंने। 30 जून 1971, उस ओशो तारीख भी डालते थे उसमें। अगले दिन से मेरा स्कूल खुलना था। अब सवाल ये है कि कल से स्कूल जाना है और गेरुआ रंग के कपड़े अभी तो हैं नहीं, तो क्या करें? फिर ओशो ने ही सुझाया कि तुम्हारे पास जो सफ़ेद रंग के कपड़े हैं, उनको गेरुआ में रंग लो। तो रंगना तो बहुत आसान है, बाल्टी में पानी में डाला, गेरू घोल के उसमें रंग दिए और सुखा लिए, तो अगले दिन हो जाएँगे रेडी। फिर नए कपड़े जब बनेंगे तब बनेंगे, 8-10 दिन लगेगा उसमें तो। तो फिर हमने वैसा ही किया। हम कहा स्कूल जब कल से जाना है, 1 जुलाई से स्कूल खुलते थे उस समय, तो हम कहा गेरुआ कपड़ों में ही जाएँगे, माला पहनकर ही जाएँगे। तो मेरे जीवन में सन्यास पहले आ गया, ध्यान साधना पहले आ गई।
आपने पूछा ना एमबीबीएस के बाद अध्यात्म में गए, ऐसा नहीं, अध्यात्म पहले आ गया। फिर जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई तब फिर मैंने ओशो से पूछा कि आगे मैं क्या पढ़ूं, तो ओशो ने कहा कि तुम मेडिकल कॉलेज में पढ़ो। तब मैंने मेडिकल की पढ़ाई की। तो अध्यात्म पहले आ गया था। अब कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करनी थी, कुछ तो बनना था, जी, आजीविका जी। उपार्जन करने योग्य। फिर मैं ओशो की सलाह के अनुसार ही चला। इस प्रकार मैंने एमबीबीएस किया। हुँ। तो स्वामी जी आपका खुद का एक तो ऐसी बात हुई कि भई आप ओशो के भाई थे तो आपको एक एक्सपोज़र मिला। जी। लेकिन ये अध्यात्म मार्ग है वो सब्जेक्टिव है, व्यक्तिगत है। तो हम्म। वो कौन-सी क्षण थी जो जिसको कहते हैं ना अनुभव घटना, हम्म। जैसे ओशो को घटा था, तो आपके जीवन में ऐसी क्षण थी उसके बारे में थोड़ा हमको भी जानना है? देखिए, मेरे जीवन में जो घटना घटी, मैंने 1971 से ध्यान करना शुरू कर दिया था। ओशो का डायनामिक मेडिटेशन मुझे बहुत पसंद था और प्रतिदिन मैं वह करता था। फिर जब मैं पढ़ने के लिए मेडिकल कॉलेज गया जबलपुर में, तो हमारे कॉलेज से लगभग 2 किलोमीटर दूर ओशो अमृत धाम आश्रम है, देवताल की पहाड़ियों में, बहुत सुंदर जगह है वो। अभी इस साल उसको 50 साल पूरे होने वाले हैं और अभी मार्च में मैं जबलपुर जाऊंगा, क्योंकि उस आश्रम की 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। उसकी शुरुआत भी मेरे सामने ही हुई थी। पहली कुदाली मैंने ही चलाई थी कुआं खोदने के अच्छा। लिए वहां पर। 50 साल हो गए। अभी वो लोग बहुत बड़ा सेलिब्रेशन मनाने जा रहे हैं। तो वहां पर स्वामी आनंद विजय जी प्रतिदिन सुबह ध्यान कराते थे। तो मुझे पैदल चलने का भी खूब शौक है। तो मैं रोज सुबह से चला जाता था और डायनेमिक मेडिटेशन करके वापस अपनी हॉस्टल आता था। फिर स्नान करके चाय नाश्ता करके कॉलेज अटेंड करता था। तो मेरी ध्यान की प्रक्रिया वहां भी नियमित रूप से चलती रही। जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई और मैं फिर ओशो के दर्शन को गया, हर 6-6 महीने में एक बार जरूर जाता था पूना। तब मैंने बताया कि पूरी हो गई पढ़ाई, अब मैं आश्रम में रहना चाहता हूँ। ओशो ने पूछा कि तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक। फिर माँ लक्ष्मी को उन्होंने कहा कि इसको कुछ काम देना आश्रम के लिए। तो फिर मैंने आश्रम में रहना शुरू कर दिया। वहाँ मेडिकल सेंटर एक छोटा सा था जहाँ पे आश्रम के सन्यासियों की देखभाल के लिए। तो उसमें मैंने कार्य करना शुरू किया। कभी कभी बीच बीच में किताबों के संपादन का, ट्रांसलेशन का काम भी रहता था, कभी उसमें शिफ्ट हो जाता था। इस प्रकार आश्रम में काम करते रहे। आश्रम में आश्रम वासियों को ध्यान विधि करने की मनाही थी। मुझे अच्छा। यह पता नहीं था। जब पहला दिन था तो मैं सुबह उठ के 6 बजे डायनेमिक मेडिटेशन करने बुद्धा हाल में पहुंच गया। हुँ। जैसे ही मैं ध्यान पूरा करके आया, स्नान कर रहा था, किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। उनका क्या हुआ, 7 बजे कौन आ गया? उन्होंने कहा कि माँ योग लक्ष्मी ने आपको तुरंत बुलाया है। मुझे समझ में नहीं आया किस लिए बुलाया होगा। खैर, मैं स्नान पूरा करके कपड़े पहन के गया। माँ लक्ष्मी ने मुझे बहुत डांटा कि आप ध्यान करने क्यों गए थे। मैंने कहा क्यों, ध्यान करने के लिए ही तो मैं आश्रम में आया हूँ और ये हुँ। डायनेमिक मेरा पसंद का ध्यान है, मैं इतने सालों से नियमित कर रहा हूँ, बहुत मजा आता है। उन्होंने कहा नहीं भैया, ये नहीं चलेगा। आश्रम में आपको अपने ध्यान को होशपूर्ण सजग होने को 24 घंटे में फैलाना है। आपके सभी क्रियाकलाप ध्यानपूर्ण हो, अलग से एक विधि करने की जरूरत नहीं है, ओशो ने मना किया है। ध्यान की विधियां हम नए लोगों को सिखाते हैं जो शिविर में आते हैं, जिन्होंने कभी ध्यान नहीं किया, ताकि उनको ध्यान की झलक मिल जाए। आपको ध्यान की झलक मिल चुकी है, अब उस झलक को आपको फैलाना है। आपका उठना बैठना खाना पीना सब कुछ ध्यानपूर्ण हो, अलग से घंटा भर कुछ नहीं करना है। होश, तो होश कहते थे ओशो, होशपूर्ण जीना है होशपूर्ण। ना। हुँ, ओशो के हुँ, प्रवचन सुनने हैं और बाकी समय जो काम आपको मिला है उसको होशपूर्वक करना है। तो अपने होश को पूरे जीवन में फैलाना है। वो 1 घंटा सोच के कि आप ये हो गई ध्यान विधि और मामला खत्म, ऐसा नहीं। हमारे सामान्य जो हमारा मन है ना कि पूजा पाठ कर लिया, प्रार्थना कर ली, बात खत्म, धर्म का खेल खत्म। हुँ, उसने जी। कहा कि ऐसा नहीं,
तुम्हारी सांस सांस में होश समा जाए, हर छोटे छोटे कृत्य में होश और प्रेम की झलक मिले, तब जानना कि साधना हो रही है। तो वहां से ध्यान विधियों का सिलसिला समाप्त हो गया। फिर मैं इतने साल पूना आश्रम में रहा, करीब करीब 4.5 साल ओरेगन अमेरिका में रहा। फिर लौट के मनाली में ओशो के साथ था। जब ओशो मनाली से जा रहे थे तब उन्होंने कहा, जितने भी लोग थे, कि सब लोग वापस अपने अपने घर लौट जाओ और अपनी आजीविका उपार्जन के लिए जो भी आप कर सकते हो वो करो। अभी मेरा पक्का नहीं है मैं कहाँ जाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना, टोटली अननोन। रजनीशपुरम उसके के बाद बाद में की बात है। मनाली से जब वो अच्छा। काठमांडू गए, तब वो किसी को हम्म। साथ नहीं ले गए, उनका सब यहीं पे रहे, क्योंकि उनका पक्का नहीं वो कहाँ जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर तो करीब 6 महीने 21 देशों में ओशो गए, हर जगह से निष्कासित किए गए, हम्म। इसलिए वो किसी को साथ नहीं ले गए थे अपने। तो उस बीच में फिर मैंने सर्विस ज्वाइन कर ली। बिरला जी की एक फैक्ट्री है ओरिएंट पेपर मिल्स अमलाई में, उसकी हॉस्पिटल में मैं जॉब करता था, और मेरी पत्नी माँ अमृत प्रिया जी म्यूजिक टीचर का रोल करती थी वहीं फैक्ट्री के स्कूल में, ओपीएम स्कूल में। इस प्रकार हम दोनों लोग जॉब करने लगे। फिर जब ओशो के देह त्यागने का हम लोगों को विजन आना शुरू हुआ, ओशो के देह त्यागने से करीब 9 महीने पहले, और कुछ और संकेत मिले, किसी और व्यक्ति को भी ऐसा ही लगा कि ओशो शरीर छोड़ने वाले हैं, तब हम लोगों ने तय किया कि अब हम नौकरी छोड़कर ओशो के सानिध्य में रहेंगे, उनका अंतिम समय आ रहा है। तब फिर हम दोनों रिजाइन करके वहां से पहुंच गए पूना आश्रम में, फिर रहने लगे। ओशो की देह त्याग के बाद हम 9 महीने और वहां पर रहे। उसके बाद पुनः हमने अपना जॉब ज्वाइन किया, वही नौकरी हमें दोबारा मिल गई। फिर 1999 में हमने फिर फाइनल रिजाइन किया, जब हमें जगह जगह से बुलाया जाने लगा ध्यान शिविर के लिए, प्रश्नोत्तर चर्चा के लिए, पत्रकार वार्ता के लिए। तब इसमें इतना ज्यादा हमारा निमंत्रण होने लगा कि एक लिमिट है नौकरी से कितनी छुट्टी ले सकते हैं। तो बिल्कुल। हमारी कंपनी वाले, हमारा मैनेजमेंट हमें पूरा सपोर्ट करता था कि जितना यथासंभव, लेकिन फिर भी डॉक्टर की ड्यूटी तो आखिर डॉक्टर की ड्यूटी, वो हमेशा छुट्टी छुट्टी पर तो नहीं रह सकता बारंबार। फिर हम लोगों ने तय किया कि अब हम ओशो के इस कार्य में ही अपना पूरा समय लगाएं। इस बीच एक और विशेष घटना घटी, जो आपने पूछा उसका उत्तर उसमें मिल जाएगा। महायोग नीलम जो बाद में ओशो की सेक्रेटरी बनी पूना 2 डेज में, उन्होंने कई बार मुझसे कहा कि तुम आश्रम की तरफ से मेडिटेशन फैसिलिटेटर का काम करो, शिविर संचालन करो। तो मैं कहता था कि अभी मुझे नहीं लगता कि मेरे भीतर वह परिपक्वता, मैच्योरिटी आई है कि मैं दूसरों को ध्यान सिखाऊं। तो ये कई साल तक ऐसा चलता रहा। मैं हमेशा मना कर देता था कि जब तक मुझे भीतर से नहीं लगेगा कि मैं किसी को कुछ सिखाने की एक स्थिति में हूं, तब तक मैं किस मुंह से सिखाऊंगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ, वो तारीख भी याद है, क्योंकि वह तारीख थी 19 जनवरी 1990 को। 19 जनवरी को ओशो ने देह त्याग किया था, और इसके ठीक 8 साल बाद 19 जनवरी 1998 को, जब मैं और माँ प्रिया जी दोनों ने सुबह सक्रिय ध्यान किया, जो कि हम लोग नियमित रूप से करते थे, उस दिन हम दोनों को एक विशेष ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू हुई। क्योंकि हम लोगों की ड्यूटी आवर्स ऐसे थे कि मैं डायनेमिक करने के बाद नाश्ता करके हॉस्पिटल चला जाता था, फिर मैं 12 बजे लौटता था। माँ प्रिया का स्कूल 12 बजे से 5 बजे तक रहता था, वो 5 बजे लौटती थी, तब फिर मैं हॉस्पिटल जाता था। हॉस्पिटल 2 शिफ्ट चलती थी, सुबह 8 से 12 और फिर शाम को 5 से 7। तो फिर मैं रात को 7 बजे लौटता था। जब रात को 7 बजे हम दोनों की मुलाकात हुई, तब मैंने शेयर किया कि आज मेरे कान में लगता था कुछ गड़बड़ हो गई। तो मैंने हॉस्पिटल जाके ब्लड प्रेशर चेक कराया, ब्लड शुगर चेक कराई, क्योंकि ये दोनों बीमारियां मुझे थी। ईएनटी स्पेशलिस्ट को दिखाया कि कुछ आवाज आ रही है, चेक करो। तो सब चीजें नॉर्मल नॉर्मल निकली, कोई खराबी नहीं निकली। प्रिया जी हतप्रभ हो गई, वो कहने, अरे
तुमको ऐसा हो रहा है तो मुझे भी हो रहा है, उस आवाज का वर्णन करो कैसी है। तो मैंने कुछ उपमाओं से समझाया कि ऐसी ऐसी, तो कहने लगी एग्जैक्टली यही आवाज मैं सुन रही हूं आज सुबह से, डायनेमिक के बाद से। तब हम दोनों चौंके। अगर कोई बीमारी होती, खराबी होती तो एक को होती, अगर ये कल्पना होती, भ्रांति होती तो भी एक को होती। दो व्यक्तियों को एक साथ एक ही भ्रांति तो नहीं हो सकती। तब मामला कुछ और है, ये समझ में आया। ये कोई साधारण आवाज नहीं है। हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स थे, मिस्टर शर्मा एंड मिसेस शर्मा, उनके बच्चे, हम लोगों ने उनको डिनर पर बुलाया था उस दिन 19 जनवरी की रात्रि को। वो पहले से तय था कि डिनर पर वो आएंगे। हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप लोग जरा सुनिए, एक आवाज सुनाई दे रही है क्या? उन सब ने इनकार कर दिया। हम कहे चलो बाहर बगीचे में जाके सुनते हैं, इस कमरे में सुनते हैं, वहां से सुनते हैं। हम दोनों को तो हर जगह सुनाई दे रही, और उस परिवार के सभी मेंबर्स ने मना कर दिया कि कोई आवाज नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई आवाज नहीं है। कहे चलो छोड़ो, अब उनसे हम क्या समझाते, हमको खुद ही समझ नहीं आ रहा था। बाद में माँ प्रिया को याद आया कि उनके बड़े भाई हैं स्वामी दीप नारायण, वो भी ओशो के सन्यासी हैं, और उन्होंने अपनी डायरी में नोट किया था कि एक दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करते करते उनको ऐसी ध्वनि सुनाई पड़नी शुरू हुई थी जो अनाहत नाथ की है। माँ प्रिया ने उनकी डायरी पढ़ी थी कभी, ये सालों पुरानी बात है। अचानक उनको याद आ गया कि मेरे भाई साहब ने तो लिखा था कि अनाहत नाथ की ध्वनि है। अब फिर हम लोगों ने ओशो के प्रवचन सुनने शुरू किए, किताब पढ़नी शुरू की दोबारा से अनाहत नाथ के बारे में खोज खोज के कि ओशो ने कहाँ वर्णन किया है, और फिर वो वर्णन हमें मिल गया। एक किताब है असंभव क्रांति, उसमें ओशो ने कम से कम आधी दर्जन बार समझाया है कि अनाहत नाथ की आवाज कैसी होती है। क्लियर हो गया कि हम दोनों जो सुन रहे हैं वह नाद ब्रह्म है, वह परमात्मा का संगीत है। और तब फिर उसमें डूबना हमारा शुरू हुआ। जी तो जी। परिचय हुआ था 19 जनवरी 1998 को। इसके बाद करीब एक महीने बाद जब हम पूना गए, तब मैंने मां नीलम से जाके खुद अपनी तरफ से कहा कि आप कई सालों से मुझसे जो कह रही थी कि ध्यान सिखाओ, अब मैं आ गया हूं। हाँ, अब बताइए मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है। अब मैं नौकरी छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। ऐसा लगता है ओशो ने कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दे दी है। तो इस प्रकार मेरे जीवन में फिर ये एक नया मोड़ आया। हम लोग भारत से पहले नेपाल चले गए। नेपाल से एक मित्र आए बुलाने के लिए, जो हम नहीं जानते थे उनको, और उन्होंने आके कहा कि हमारा आश्रम जो है बहुत कर्ज में है, लगभग 1.5 करोड़ रुपए का बैंक का कर्ज है और पब्लिक का भी बहुत कर्ज है, और उन्हें प्रेरणा हुई है कि वो हमको वहां ले चलें तो वो आश्रम बच जाएगा, वरना उसकी नीलामी हो जाएगी। तो हम दोनों को लगा कि अब जो भी सामने आता जा रहा है उसको हाँ करते चलो, क्योंकि हम तो जानते नहीं अब क्या होने वाला है। हमने नौकरी से त्याग पत्र दिया, नेपाल चले गए। और वास्तव में जैसा कि स्वामी ओम भारती, वो आश्रम के जो मालिक थे, उनका जो ख्याल था कि हमारे पहुंचने के बाद परिस्थिति बदलेगी और आश्रम बच जाएगा, नीलाम नहीं होगा, कुछ वैसा ही हुआ, वास्तव में हुआ। तो एक दृढ़ विश्वास और भीतर से आ गया कि अब जो भी परिस्थितियां सामने आती जा रही हैं, हमको किसी चीज को नहीं नहीं कहना है। हम ओशो का उपहार मान के ही उस चुनौती को स्वीकार करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। इस प्रकार हमारे जीवन में एक के बाद एक के बाद एक खूब परिवर्तन आए, और हम लोग खूब मजे मजे से ओशो का उपहार मान के, चाहे वो कठिन परिस्थिति हो, उसको भी हमने उसी भांति लिया कि ओशो ने ही दी है तो जरूर इसमें भी कुछ राज होगा, कुछ और अच्छा होगा। और ऐसा अब पिछले समझो 27-28 साल का अनुभव है कि हर बार कुछ और अच्छा, कुछ और अच्छा, और कुछ और अच्छा होता चला गया। इस प्रकार हमारे जीवन में एक मोड़ आया। चलिए अगला सवाल। जी स्वामी जी। इंटरव्यू के शुरुआत में आपने वन वर्ल्ड की बात हमने करी,
उसमें आपने कहा कंडीशनिंग की बात भी की। तो थोड़ा साधना पद्धति के बारे में मैं इसके संदर्भ में भी थोड़ा जानना चाहता हूँ। अ, अभी जो भी काफ़ी जो अध्यात्म मार्ग पे चल रहे हैं, मुझे काफ़ी लोगों से मिलना होता है और मेरा भी अनुभव है कि समथिंग इज़ मिसिंग। अ, वो क्रिया भी कर रहे हैं, उसके कोई भी गुरु भी है, ध्यान भी कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी एक फीलिंग आती है समथिंग इज़ मिसिंग। अ, जिसके पास सब कुछ है, मानो कि पैसा भी है, व्यवस्था भी, फैमिली, उसको भी ये फीलिंग है कि समथिंग इज़ मिसिंग। तो आपसे थोड़ा ये समझना चाहेंगे कि ये समथिंग इज़ मिसिंग है क्या? और इसमें क्या साधना पद्धति करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी बात यह सौभाग्य की घड़ी है जब किसी के भीतर से यह स्पष्ट हो जाता है कि मेरे पास धन पैसा भी है, ताकत भी है, शक्ति भी है, मकान भी है, परिवार भी है, प्रेम संबंध भी है, मित्र भी हैं, यश है, प्रतिष्ठा है। संसार में जो जो पाया जा सकता है, सुख सुविधा, वो सब मेरे पास है। मनोरंजन के सब साधन मेरे पास हैं और फिर भी कुछ कमी है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिससे गुजरकर कोई व्यक्ति या तो आत्म रूपांतरण की दिशा में चला जाएगा अथवा आत्महत्या की दिशा में चला जाएगा। एक आदमी गरीब है, उसके सांत्वना रहती है कि एक दिन वो पैसा कमा लेगा, फिर सुख शांति से रहेगा। एक आदमी का विवाह नहीं हुआ, वो कल्पना करता है कि शादी हो जाए, गृहस्थी बस जाए, फिर खूब मजा करेंगे। एक व्यक्ति पढ़ लिख नहीं पाया, उसको लगता है कि और थोड़ी हायर एजुकेशन मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। ये सब लोग कल्पना में जी रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो फिर सुख शांति होगी। मुसीबत उस आदमी की है जिसने ये सब कुछ पा लिया और सुख शांति तो मिली ही नहीं। जी, ऐसा लगता है कि हम बेवकूफ बन गए। इतने सालों से 30, 40, 50 साल, लगभग 45 साल में पहुंच के व्यक्ति के जीवन का क्लाइमैक्स आता है। वो सफलता की ऊंची सीढ़ी पे पहुंच जाता है। जितनी उसकी योग्यता है उसके अनुसार 45 साल पर्याप्त होते हैं। अचानक एक दिन समझ में आता है कि हमारे 45 साल बेकार गए। हमने जो भी किया, इससे किसी से भी कोई सुख शांति नहीं मिली। अब यहां से दो उपाय हैं, या तो फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन, जिसका फाइनल एंड होगा आत्महत्या, कि फिर मर ही जाओ, जीने का फायदा क्या। अगर यही सब रिपीट होना है तो क्यों इसको रिपीट करते रहना, इसमें तो कुछ तृप्ति नहीं है, कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, कोई कंटेंटमेंट नहीं है। या फिर दूसरा रास्ता समझ में आता है कि मैं कुछ भूल कर गया, मैं बाहर बाहर की दुनिया में तो उलझा हूं, अपने भीतर मैंने तलाश नहीं की। तो ये एक स्पिरिचुअल टर्निंग पॉइंट आता है। तो वो पॉइंट एक ही है, वहां से एक दिशा जाती है निराशा की तरफ, हताशा की तरफ, आत्महत्या की तरफ, और दूसरी दिशा जाती है आत्म रूपांतरण की तरफ, साधना की तरफ, अध्यात्म की तरफ। ठीक है, मैंने घर तो अच्छा बना लिया, लेकिन मैं तो अच्छा नहीं हूं। मैंने अपने को अच्छा बनाने के लिए तो कुछ नहीं किया। मेरे पास कार खूब महंगी है, मेरे पास जो मन है वो बहुत ही घटिया किस्म का है। क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष, हिंसा की भावनाओं से भरा हुआ। सामान मेरे पास बहुत है और भीतर वैक्यूम है, भीतर खालीपन है जो काटने को दौड़ता है। बाहर में कितनी ही भीड़ में हूं, किसी क्लब में खड़ा हूं, भीतर तो मेरे तन्हाई है जिसको मिटाने का कोई उपाय नहीं। बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता। फेसबुक पे होंगे मेरे 5000 फ्रेंड्स, मेरे भीतर मैं नितांत अकेला हूं और इस अकेलेपन को मिटाने का कोई उपाय मेरी समझ में नहीं आता। अब यहां से साधना का सूत्र पकड़ में आता है कि अपने भीतर जाके मुझे कुछ करना होगा। समथिंग हैज टू बी ग्रोन इनसाइड मी। अब ये बाहर का सवाल नहीं है कि इतना बड़ा मकान है, ऐसे 4 मकान बना लो, उससे क्या हो गया। अब एक मकान से तृप्ति नहीं मिली तो 4 मकान से भी नहीं मिलेगी। अब सवाल ये नहीं है कि और बड़ा मकान मिल जाए, अब सवाल ये है कि मेरे भीतर कुछ विराटता कैसे आए। मैं भीतर दीनहीन और क्षुद्र हूं, हीनता ग्रंथि से भरा हूं, वहां कुछ परिवर्तन करना होगा। तो एक औसत ढंग से अगर हम चलें तो करीब करीब 40 साल के पश्चात, 50 के पहले पहले यह बात पकड़ में आने लगती है
कि समथिंग इंपॉर्टेंट इज मिसिंग, जो मैंने पा लिए हैं, जो गौण गौण चीजें हैं, इनका कोई बहुत महत्व नहीं है। ठीक है, जरूरी है ना, भूख लगेगी तो रोटी चाहिए, और ठंड लगेगी तो ऊनी कपड़े चाहिए, जरूरत है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। इससे जीवन का कोई संतोष प्राप्त नहीं होता। हम्म, जरूरत है, इट्स ए नीड, है ना, लेकिन देर इज नो सेटिस्फैक्शन। ये पेट सुख, भर भी जाएगा तो क्या करेंगे? जी जी, ये सुख, सुविधा और जरूरियत कहते हैं ना, उसके ऊपर की कुछ बात आपको फील होने लगती है। जी। हाँ, समथिंग बियॉन्ड नीड्स, है ना। जैसे अपन समझे कि अमेरिकन मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने एक सीढ़ी बनाई है, जरूरत की सीढ़ी, आवश्यकताओं का सोपान। तो उस सोपान को समझने से फिर आपके प्रश्न के उत्तर में एकदम आसानी मिलेगी। सबसे बेसिक हमारा जो नीड्स हैं वो हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, सेक्स की इच्छा होती है, रहने के लिए मकान चाहिए, तन ढांकने को कपड़ा चाहिए, द बेसिक नीड्स, रोजी रोटी कपड़ा मकान। ठीक है, अब जब ये जरूरतें पूरी हो जाती तब हम सेकंड लेवल पे पहुंचते हैं। अब हमारी भावनात्मक जरूरी हैं, हम किसी को प्रेम कर सकें, कोई हमें प्रेम करे, हमारे मित्र हों, दोस्त हों, यार हों, हम किसी क्लब के हिस्सा हों, किसी संगठन के अंग बने, किसी संस्था के हिस्से हों, ये भी हमारी जरूरत है, भावनात्मक, है ना। सिर्फ रोजी रोटी कपड़ा मकान से बात नहीं बनेगी, ये भी हमको चाहिए। जब ये पूरी हो जाती तब एक और मेंटल नीड्स शुरू होती हैं। मनोरंजन, मैं अच्छी फिल्म देखना चाहता हूं, अच्छा उपन्यास पढ़ना चाहता हूं, अच्छा साहित्य का अध्ययन करना चाहता हूं, मुझे अच्छे संगीत में रुचि है कि मैं खुद ही संगीत सीखना चाहता हूं, कि पेंटिंग का रस है मुझे। किसी जानवर को ये रस नहीं है, लेकिन मनुष्य के पास मन है। एक कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुराए। भैंस को कुछ लेना देना नहीं, चाहे हरिप्रसाद चौरसिया ही बांसुरी बजा रहे हो, उसको बिल्कुल। कुछ लेना देना नहीं, है ना। हम्म, हम बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ उपनिषद का किसी बकरी के सामने रख दें, बकरी को कोई लेना देना नहीं, अगर उसको कागज की खुशबू अच्छी लगी तो चबा जाएगी, अन्यथा छोड़ के चली जाएगी। मनुष्य को जरूरत है। याद रखिए, कोई भिखारी भीख मांग रहा है और आप उसको जाके रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि दे देंगे तो आपके मुंह पे दे मारेगा वो। ये उसकी जरूरत अभी नहीं है, उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हुई। अभी उसके पास रहने की जगह नहीं है, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं है, अभी पेट नहीं भरा। गीतांजलि का वो क्या करेगा? लेकिन गीतांजलि जरूरत हो जाएगी एक दिन, जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, इमोशनल नीड्स पूरी हो गई, तो हम चाहेंगे श्रेष्ठ साहित्य का हम अध्ययन करें। अब हमारे रस और आगे बढ़े, कुछ सूक्ष्म चीजें उस तरफ हम जाएंगे, विज्ञान में रुचि पैदा हो जाएगी, कुछ आविष्कारिक सूझबूझ पैदा होने लगेंगी, कुछ इन्वेंटिव माइंड आ जाएगा। लेकिन इसके पहले बेसिक नीड्स पूरी हो जानी जरूरी, तभी ये संभव हो पाएगा। जिस दिन ये भी पूरी हो जाएंगी, उस दिन एक और जरूरत पैदा होती है अब्राहम मैस्लो के अनुसार, वो है हमारे भीतर जो छिपी हुई प्रतिभा है वह प्रकट हो सके। द हिडन टैलेंट शुड गेट मैनिफेस्टेड, तब हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कोई व्यक्ति कवि बनने को आया है, जब तक वो काव्य रचना ना कर ले उसको तसल्ली होने वाली नहीं। वो कितना ही धन कमा ले, फैक्ट्री लगा ले, दुकान चला ले, इससे तृप्ति नहीं मिलेगी। उसके भीतर वो कवि छटपटा रहा है, जब वो प्रकट हो जाएगा निश्चित रूप से एक प्रकार की तृप्ति उसको मिलेगी। हर व्यक्ति के भीतर कुछ जन्मजात प्रतिभा है, कुछ बीज लेकर वो आया है। ये बीज जब तक वृक्ष ना बने और इसमें फल फूल ना आए, मजा नहीं आएगा, संतोष नहीं मिलेगा। तो ये भी बहुत जरूरी है। इसके बाद मैस्लो कहता है, इसको वो कहता है आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन। हम जो होने को आए थे वो हमने कर लिया। एक व्यक्ति अभिनेता बनने को आया था, उसने अभिनय में खूब कुशलता हासिल कर ली, एक तृप्ति उसको मिलेगी। मैस्लो कहता है इसके बाद वो जो सीढ़ी उसने बनाई है पायदान, वो ऊपर उसको खुली छोड़ देता है। वो कहता है कि अब मैं नहीं जानता अब क्या चाहिए, लेकिन आदमी को अभी भी कुछ चाहिए। जो मेरी समझ में आते थे सिस्टम वाइज मैंने जमा दिए कि फिजियोलॉजिकल फिजिकल नीड्स हैं, ये हमारी इमोशनल नीड्स हैं, ये हमारी मेंटल नीड्स हैं, ये हमारी सेल्फ एक्सप्रेशन की नीड्स हैं। लेकिन ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं जिनकी सारी जरूरतें पूरी हो गई और वो भी अतृप्त हैं, अनसेटिस्फाइड हैं।
और मैस्लो ने कहा मुझे नहीं पता क्या चाहिए अब इनको, लेकिन ये बात पक्की है अभी भी कुछ चाहिए। तो मैस्लो ने जिस बात का जवाब नहीं दिया है, उस सोपान को आकाश में अधूरा छोड़ दिया लटकता हुआ, उसको मैं पूरा करना चाहूंगा। इसके बाद आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और निर्वाण चाहिए। वो परमानंद की दशा जिसे हम परमात्मा का अनुभव कहते हैं, जब तक वो ना हो जाए तृप्ति मिलने वाली नहीं। तो आपने जो सवाल उठाया है कि आज की दुनिया में ऐसा बहुत लोगों को हो रहा है, निश्चित रूप से यह दुर्भाग्य नहीं है कि हमें कुछ कमी का एहसास हो रहा है, यह सौभाग्य है। अतीत में यदा कदा किसी को होता था। याद रखना, भगवान बुद्ध एक राजकुमार थे, उनके पास सब कुछ था जो कोई मनुष्य चाह सकता है, उससे भी ज्यादा था। जैनों के 24 तीर्थंकर राज परिवार से थे। निश्चित रूप से बाहर की इच्छाएं तो इनकी नहीं होंगी, बाहर से तो जो हो सकता था वो उसका क्लाइमैक्स इनके पास था। शीघ्र ही उनके भीतर भीतर की आकांक्षा पैदा हो गई, मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा जाग गई। भगवान राम भी सम्राट, भगवान कृष्ण भी सम्राट, राजा जनक भी सम्राट। आज के युग में आधी मनुष्य जाति करीब करीब उस स्थिति में पहुंच गई है जहां उसकी सारी बेसिक नीड्स, इमोशनल नीड्स, मेंटल नीड्स, सेल्फ एक्सप्रेशन की नीड्स सब पूरी हो गई। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। ये जो कमी अखर रही भीतर एक कांटा चुभ रहा है, ये कोई बुरी बात नहीं है। मतलब जिस स्थिति में बुद्ध और महावीर और राजा जनक रहा करते थे, आज उस स्थिति में लाखों लोग हैं। और यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक प्यास भी उसी इंटेंसिटी से पैदा होगी। हाँ, कुछ लोग जो आध्यात्मिक प्यास को नहीं पकड़ पाएंगे वो आत्महत्या की तरफ चले जाएंगे। अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए पिछले 100 साल में सुसाइड का रेट कितना बढ़ा है, आप वो ग्राफ देख के दुखी हो जाएंगे। बहुत तेजी से बढ़ा है। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, स्टूडेंट्स का एक सेशन मुझे लेना था, मैं स्टूडेंट्स का देख रहा था इंटरनेट पर। भारत में आज से 10 साल पहले जितने विद्यार्थी आत्महत्या करते थे, आज की तारीख में उससे 2 गुने करते हैं। 100% इंक्रीज इन सुसाइड रेट इन स्टूडेंट्स। अभी जो हंसने खेलने कूदने के दिन थे, पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस किशोर अवस्था में कोई आत्महत्या करेगा। तो स्वामी जी, पॉइंट है जो आपने कहा, पॉइंट है वहां से आत्महत्या और आत्म निर्वाण। 2 तो जो रास्ते। तो दैट इज समथिंग मिसिंग। तो वो क्या साधना पद्धति हो सकती है? क्योंकि ये कॉन्शियस एफर्ट्स से तो हो सकता है कि नहीं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन आप क्या एक तो सुझाव? एक माहौल का प्रभाव पड़ता है। समझो, भारत में सदा सदा से आत्म रूपांतरण वाला रास्ता खुला हुआ है। हमारी किताबों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में लिखा हुआ है। हमारे साधु पुरुष महात्मागण हमें समझा रहे हैं। तो जैसे ही हम उस पॉइंट पे पहुंचते हैं, हम बजाय सुसाइड की तरफ जाने के हम इस तरफ जाएंगे, आत्म रूपांतरण की तरफ जाएंगे, है ना। लेकिन जिन देशों में इसकी कहीं बात ही नहीं है, समझो पिछले 100 सालों में चीन में और रूस में, चेकोस्लोवाकिया में, कोरिया में, जहां साम्यवाद प्रभावी हो गया, धर्म की जड़ें ही उखड़ गईं, ईश्वर का नाम ही खो गया, ध्यान की बात ही खत्म हो गई। वहां पर माहौल नहीं है, वातावरण नहीं है। कोई बच्चा बड़ा हुआ, उसने कभी सुना ही नहीं कि ध्यान भी कोई चीज होती है और शांति भी कोई चीज होती है। तो इसकी काफी संभावना ये सुसाइड में चला जाएगा। वो दुनिया से जहां फ्रस्ट्रेटेड हुआ, वो इतनी मेहनत मैंने की, इतना सफल भी हो गया और फिर भी कुछ नहीं मिला, क्यों आगे जीऊं, कल क्यों जिंदा रहूं, ये सवाल है। पश्चिम के दार्शनिकों के सामने आज बहुत बड़ा सवाल है कि व्हाई टू लिव फर्दर, एक क्षण भी और क्यों जिया जाए, करना क्या है। जिन तो देशों इसका में जो ध्यान नहीं है, अध्यात्म नहीं है, संन्यास नहीं है, वहां पे फिर सुसाइड ही आएगा। तो लेकिन इसका जो हमारे पास, मार्ग है, जी, जी, जी। तो स्वामी जी, इसका जो मार्ग है वो ध्यान, जो साधना पद्धति है। अगर हमारे पास वातावरण में इसकी चर्चा ही नहीं है, तो हमको हुँ, हुँ। कौन बताएगा, कैसे पता चलेगा। लेकिन जहां पर है, इतिहास है,
हमें पुरानी किताबों से पता लग जाएगा, कहानियों में हमको पता चल जाएगा कि बहुत लोग इस स्थिति से गुजरे हैं जहां उनको लगा फ्रस्ट्रेशन, लगा कि जीवन में कुछ भी नहीं है, सब बेकार है, और फिर वे दूसरी दिशा में चले गए। उन्होंने ध्यान की साधना की और उन्होंने पाया कि अरे वाह, जीवन तो बहुत सार्थक है, यह जीवन शांति और आनंद से ओतप्रोत है। उनका जीवन धन्य धन्य हो गया। और फिर उन्होंने दूसरों को भी वही उपदेश दिया कि तुम भी ध्यान में डूबो, कमा लिया बहुत धन, अब ध्यान भी कमाओ। तो ये माहौल में अगर है बात तो बड़ी आसान हो जाएगी, वरना यदा कदा कोई अत्यंत प्रतिभाशाली बहुत विवेकपूर्ण व्यक्ति स्वयं तो खोज पाएगा, लेकिन अगर उसको कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला तो बहुत मुश्किल बात है, कैसे पता लगाएं। ओशो ने कहा है कि अगर खलील जिब्रान और फ्रेडरिक नीत्शे और विलियम रैक अगर भारत में पैदा हुए होते तो ये बुद्ध पुरुष हो गए होते, लेकिन दुर्भाग्यवश वो जिन जगहों पे थे, जिस समाज में थे, वहां ध्यान की जैसी कोई चीज ही नहीं थी। बड़े प्रतिभाशाली लोग, बड़े बुद्धिमान लोग, लेकिन मुश्किल की बात है फ्रेडरिक नीत्शे को पागल खाने में मरना पड़ता है, पागल हो जाता है। विलियम रैक भी पागल खाने में मरता है। यानी जिस व्यक्ति के अंदर बुद्ध और महावीर होने की क्षमता है वो पागल खाने पहुंच जाता है, क्योंकि किसी प्रकार से कोई भी स्पिरिचुअल सपोर्ट नहीं मिल रहा। ऐसी कोई बात ही उनने नहीं सुनी कभी कि ऐसा भी कुछ है। तो इसका महत्व भी हमको आंकना होगा। हमारे देश में यह माहौल हमें मिला हुआ है, विरासत में मिला हुआ है। ओशो ने एक जगह कहा है कि भारत केवल एक त्रिभुजाकार भौगोल खंड का नहीं है, यह एक भूमि पूरा का पूरा एक तीर्थ स्थान है। यहां हजारों हजारों लोग ऐसे हुए जिन्होंने परमात्मा को जाना है, वो इस जमीन पे चले हैं। उनकी आभवा, उनकी तरंगें, उनकी लहरें, उनकी वाणी की ध्वनि आज भी यहां गूंज रही है, और जो थोड़ा भी संवेदनशील है वो उसके साथ ट्यून अप हो जाएगा और जल्दी ही वो अपना दिशा बदल लेगा, अंतर यात्रा पर निकल जाएगा। तो आपने जो सवाल पूछा है कि वह अंतर यात्रा पर जाने का मार्ग भी इसी बिंदु से आता है, फ्रस्ट्रेशन से, निश्चित रूप से यहीं से आता है। काश सपोर्टिव माहौल मिल जाए, कोई हमें बताने वाला मिल जाए, तो फिर कहना ही क्या। लेकिन पश्चिमी मुल्कों में गुरु जैसी कोई चीज ही नहीं है, शिष्य वर्ग ऐसा होता ही नहीं है, वहां पे ये माहौल नहीं है। हमारे देश में हम सौभाग्यशाली हैं, और पूरब के बहुत सारे अन्य देश भी सौभाग्यशाली हैं, जहां लंबी गुरु शिष्य परंपराएं हजारों हजारों साल से चल रही हैं। तो हमको पता है कि यह जीवन ही सब कुछ नहीं है, और अगर इससे हम थक गए हैं, ऊब गए हैं, तो मरने की जरूरत नहीं है, थोड़ी साधना करने की जरूरत है, थोड़े और मैच्योर होने की जरूरत है। तो हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ठीक है जी। जी, जी, स्वामी जी, इसमें तो एक विचार मुझे भी आया कि भई ये फ्रस्ट्रेशन के लेवल पर आकर या आदमी खुद को नहीं मारता है तो युद्ध पे चला जाता है। वेस्ट में अभी यही चल रहा है कि वो फ्रस्ट्रेशन लेवल है, तो अभी वो युद्ध पे जा रहा है। और दूसरी बात स्वामी जी ये भी है कि अ, ये जो ध्यान की बात है, आपने कहा पूर्व यानी भारत में एक सहज है, लेकिन यहाँ भी कुछ ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि भई हमारे लोग भारतीय जो भी है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ की ओर उसको अभी उसकी तरफ आकर्षण ज़्यादा हो रहा है, बल्कि अपनी जो विरासत है ध्यान, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहले एक चुटकुला सुना दूं आपको। अब प्लीज़ वो ओशो में यही मुल्ला होता नसरुद्दीन था कि मुल्ला जी, जी। नसरुद्दीन ने अपनी बीवी गुलजान बेगम से कहा कि समझो अल्लाह मियाँ आ जाए ऊपर से और तुम्हारे सामने दो चीजें रख दें, एक बुद्धि हाई आईक्यू और एक 10 करोड़ रुपए की थैली। बताओ इन दोनों में से तुम क्या उठाओगी? एक ऑप्शन, एक चीज चुन सकती हो। गुलजान बेगम ने कहा निश्चित मैं तो 10 करोड़ रुपया की थैली उठाऊंगी। मुल्ला नसरुद्दीन उदास हो गया और उसने कहा कि बेगम, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं वो हाई आईक्यू बुद्धिमत्ता का पैकेट वो उठाता। गुलजान हंसने लगी और उसने कहा निश्चित रूप से स्वाभाविक है, ऐसा ही होता, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास जिस चीज की कमी है वो वही मांगता है, वही उठाता है। तुम्हारे पास बुद्धि की कमी है। अब इस चुटकुले के बाद आप समझिए, जी, भारत हजारों हजारों साल से स्पिरिचुअलिटी की तरफ उन्मुख रहा, शांति को उसने अपनाया,
भारत ने कभी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, कहीं हमला नहीं किया, और इसकी वजह से धीरे धीरे वह दीन दरिद्र होता चला गया। अन्य लोग आके उसको लूट लूट के चले गए। कभी ये सोने की चिड़िया था, लेकिन वो जंगली और बर्बर लोग आए और इस सोने की चिड़िया के पंख नोच नोच कर ले गए। ये हजारों साल का इतिहास है, हमें पता है कैसे हम लुटे हैं। शांति और अध्यात्म, ध्यान और परमात्मा की तरफ हमारे पूर्वज उन्मुख रहे, इसलिए तो स्वाभाविक रूप से इस बीच में पश्चिम के लोग बहुत उन्नति कर गए, बहुत शक्तिशाली हो गए, बहुत संपत्तिशाली हो गए, भांति भांति की सुविधाएं सुख उन्होंने जुटा लिए, विज्ञान की खूब उन्नति हो गई। तो कंट्रास्ट में वह भी दिखाई देता है कि जो अधार्मिक थे, नास्तिक थे, वो बहुत उन्नति कर गए बाहर की दुनिया में। अब देखिए, दोनों तरफ से जिसके पास जो नहीं है वो उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। नसरुद्दीन वाला चुटकुला। भारत का युवा वर्ग अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, वो पश्चिम की नकल पे जा रहा है। और पश्चिम का युवक वो भारत आ रहा है, नेपाल आ रहा है, थाईलैंड जा रहा है, जापान जा रहा है ध्यान की कला सीखने के लिए। जिनके पास धन है वो ध्यान की तलाश में निकले हैं, और जिनके पास ध्यान था, अभी तो नहीं है लेकिन कभी था, लेकिन निर्धन हो गए, स्वाभाविक रूप से अब उन्हें धन की तलाश होगी। तो आपने जो बात कही ये बिल्कुल लॉजिकल कंक्लूजन है, ऐसा ही होगा। गरीब आदमी को धन की जरूरत है, वो धन की तलाश करेगा। एक बेरोजगार आदमी को रोजगार चाहिए, वो उस जगह जाएगा जहां रोजगार मिल सके। जिनके पास धन हो गया है, रोजगार हो गया है, सब कुछ हो गया है, अब उनको ध्यान चाहिए, उनको शांति चाहिए, उनको आत्मा चाहिए, परमात्मा चाहिए, वे दूसरी दिशा में यात्रा करेंगे। तो पूरब और पश्चिम का एक उलट पुलट हो रहा है। पूरब के पास कभी बहुत शांति थी, भीतर की समृद्धि थी, लेकिन बाहर की समृद्धि इस बीच में खो गई, क्योंकि शांति और अहिंसा की बात इतने क्लाइमेक्स तक गई कि हम युद्ध में हमारी उत्सुकता ही नहीं बची। कोई आ गया लुटेरा, आ जाने दो, उसने सिंहासन पर कब्जा कर लिया, कर लेने दो, भाड़ में जाए। हमें चिंता ही नहीं थी, करना क्या सिंहासन का, कोई चलाए राज। यहाँ एक कहावत है, कोई नृप होए हमें कहानी, कोई भी राजा बन जाए, हमको क्या हानि है। ऐसी मनोदशा में निश्चित रूप से सारे खूंखार और लुटेरे लोग आ गए। उनको बहुत अच्छा मिला, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, शांतिवादी, अहिंसा परमो धर्म की बात करने वाले, तो लड़ेंगे भी नहीं, आत्मरक्षा भी नहीं कर पाएंगे ये। 2000 साल तक हम गुलाम रहे, पीड़ित रहे, हमारा बुरी तरह से शोषण हुआ। तो निश्चित रूप से एक सबक मिला हमें कि पीछे जो हुआ है वह उचित नहीं था। हम एक एक्सट्रीम पे चले गए अध्यात्म की, और पश्चिम में इससे ठीक उल्टा हुआ, केवल मटेरियलिज्म। तो निश्चित रूप से भौतिक तल पर उन्होंने खूब सुख सुविधा समृद्धि का इंतजाम कर लिया, अत्यंत शक्तिशाली हो गए, लेकिन भीतर से खाली, तनावग्रस्त, स्ट्रेसफुल, फ्रस्ट्रेशन। और आप वो फ्रस्ट्रेशन देखते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार किसने किया था? पश्चिमी मुल्कों ने। सेकंड वर्ल्ड वार किसने किया? पश्चिमी मुल्कों ने। और थर्ड वर्ल्ड वार यानी अंतिम वर्ल्ड वार भी अगर कोई करेगा तो वही करेंगे, क्योंकि भीतर इतनी निराशा है, हताशा है, जीवन का कोई अर्थ समझ में नहीं आता, सब बेकार फिजूल बकवास है। पश्चिम के एक बहुत बड़े दार्शनिक ने लिखा है कि जिंदगी जो है एक ऐसी कहानी है जो किसी पागल इडियट ने लिखी है और जिसका कंक्लूजन कुछ भी नहीं निकलता। अच्छा। A tale told by an idiot signifying nothing. ये आम मनोदशा है पश्चिम के आदमी की। निश्चित रूप से ऐसे विषादग्रस्त व्यक्ति या तो खुद मर जाएगा या दूसरों को मारने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसके नजर में जीवन का कोई मूल्य ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है, 10-20 लाख आदमी मर गए, 1 करोड़ आदमी मर गए, मर जाने दो। हिटलर ने मजे से 60 लाख यहूदियों का कत्ल करवा दिया, और जर्मनी के लोग सर्वाधिक बुद्धिमान लोगों में कहे जाते हैं, और पूरा देश सहमत हो गया। जैसे हम मरने मारने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बस कोई मौका मिल जाए, कोई हमको भड़का दे जरा सा, और हम बस तैयार हैं मरने के लिए, क्योंकि हमारे जीवन में कोई सार्थकता तो है नहीं, तो फिर हमें मरने में कुछ गंवाते भी नहीं है।
जी के ही हमने कुछ नहीं पाया, खाली के खाली हैं, और हम खुद ही सोच रहे हैं किसी प्रकार मर जाए तो ज्यादा अच्छा हो, लेकिन अकेले मरेंगे हम तो लोग कहेंगे कायर हो, सुसाइड कर लिया। अच्छा है, किसी युद्ध में शहीद होंगे तो लोग कहेंगे शहीद हो गए। मरना हम चाह रहे हैं, यानी सुसाइडल टेंडेंसी एक बड़े पैमाने पे विकसित हो गई है। अगर आप आज इंटरनेट पे उठा के देखें साइकेट्रिक डिसीजेस के बारे में, एंजाइटी, न्यूरोसिस एंड डिप्रेशन हैज रीच्ड टू द लेवल व्हिच कैन बी कॉल्ड ओनली पेंडेमिक, विश्वमारी। अभी तक छोटी छोटी रोग और छोटी छोटी बीमारियां होती थी, फिर एक महामारी होती थी, पूरे देश में फैलती थी। विश्वमारी पहली बार हम लोगों ने देखी कोरोना काल में, पूरा विश्व प्रभावित हुआ। तो पेंडेमिक हम उसको कहते हैं, विश्वमारी, इसमें पूरा विश्व प्रभावित हो गया है। आज आप साइकेट्रिक इलनेसेस का जो स्तर है वो पेंडेमिक स्तर पे पहुंच गया। और हम इसका सबसे ज्यादा सॉल्यूशन। सुशिक्षित, सबसे ज्यादा समृद्ध लोग हैं, और हमारा दिमाग बिल्कुल खराब हुआ जा रहा है। अगर आप देखें पिछले 100 साल का ग्राफ बनाएं, कितने लोग पागल खाने में बंद हैं और कितने लोग जेलों में बंद हैं। अपराध दर और विक्षिप्त होने की दर, इनका आप ग्राफ खींचिए, आप जाएंगे दोनों पैरेलल बढ़ रहे हैं। और तीसरा ग्राफ खींचिए एजुकेशन का, वो भी बिल्कुल पैरेलल जा रहा है। जैसे जैसे हम सुशिक्षित होते जा रहे हैं, सभ्य सुसंस्कृत कहने को, वैसे वैसे ही हम पागलपन की तरफ और अपराध की तरफ जा रहे हैं। और युद्ध सबसे बड़ा अपराध है। जब युद्ध होता है, आप अधिकांश लोगों को देखो, ऐसा लगता है जैसे कोई रिलीफ मिली, अच्छा हुआ, आंखों में चमक आ जाती है, चेहरे पे एक रौनक आ जाती है। सुबह से एकदम देखो अखबार में कितने लोग मरे, क्या हुआ, कहाँ गए, टीवी ऑन करो, जल्दी से न्यूज देखो, किसने किसको कितना मारा, जैसे जिंदगी में कोई रौनक आ गई, जैसे हम ये चाह रहे थे कि हो। और किसी दिन अखबार पर अगर ऐसी कोई खबर ना हो तो लोग अखबार को ऐसे पटकते हैं कि जैसे कुछ है ही नहीं, बेकार गए 2 रुपए। आप 2 रुपया खर्च करके क्या क्या करवाना चाह रहे थे? यही सब है, बड़ा महंगा एंजाइटी, सब। डिप्रेशन। जी वो जी पढ़ के जी। आपको एकदम अच्छा लग रहा था, मजा आ गया जब देखा पर युद्ध का सीन, विस्फोट हो रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, टीवी न्यूज में आ गया, तब आप चैन से खाना खाते हैं और गहरी नींद सोते हैं। ये भी कंडीशनिंग हो गया ना स्वामी जी एक। जी कितनी जी जी। विकराल मनस्थिति है कि हमें वो भयानक दृश्य देख के, जिसमें 10-20 हजार लोग उड़ गए हवा में, वो देख के हम चैन की नींद सो पाते हैं। तब हमारा भोजन ठीक से पचता है, हम डिनर लेते हैं अच्छे से। इसमें स्वामी जी एक बात मैं बीच में कहूंगा कि जी मैं एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट भी प्रैक्टिस करता हूँ, न्यूमरोलॉजी, जो डेट ऑफ बर्थ से लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेस बताते हैं। तो काफी लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए। तो आप जो कह रहे हैं वही है, उसको पता ही नहीं है कि भाई ये क्या चल रहा है उसके साथ। स्वामी जी आपका टाइम तो मैंने खूब लिया, मेरे पास काफी प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न मैं खास पूछना चाहूंगा। जी अ, जो ओशो ने कहा था और जो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो था जोरबा दी बुद्धा। जी तो उसने कंसेप्ट कहा था जोरबा दी बुद्धा, आपके पास मटेरियलिस्टिक सुख चैन भी है और आपके पास ध्यान की भी संपत्ति है, ऐसा मैं समझा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आज के युग में ये दोनों का साथ साथ चलना सबसे ज्यादा जरूरी हो गया है। तो इसके ऊपर मैं आपके विचार जानना चाहूंगा, इस जोरबा दी बुद्धा के ऊपर। बहुत ही अच्छा आपने सवाल पूछा, क्योंकि अभी हम जो चर्चा कर रहे थे उससे इतना तो स्पष्ट हो गया कि पूरब की सभ्यता अपने आप में अधूरी है, पश्चिम जी की सभ्यता अपने आप में अधूरी है। ना वो बिल्कुल। सेटिस्फाइड है, ना हम सेटिस्फाइड हैं। किसी के पास धन है, किसी के पास ध्यान है, किसी के बिल्कुल। पास समाधि के सोपान है, किसी के पास समृद्धि के सोपान है, किसी के पास शक्ति है, किसी के पास शांति है, और दोनों अधूरे अधूरे हैं। तो अकेली शांति भी हार गई, हमारा पिछले 2-2.5 हजार साल का इतिहास बताता है। अकेली शांति, अकेली अहिंसा हार गई। जी और पश्चिम का इतिहास भी बताता है कि उनका जो क्लाइमैक्स है, अब वो थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ जा रहा है। इतनी ज्यादा शक्ति, इतनी ज्यादा शक्ति, शक्ति की दौड़ पागलपन की तरफ ले जा रही है, ग्लोबल सुसाइड की तरफ ले जा रही है। तो पक्का है कि दोनों संस्कृतियां आधी अधूरी हैं, पूर्ण नहीं है, और इसलिए इनका परिणाम सुंदर नहीं हो सकता। तो ओशो ने यही देखकर एक नया विचार दिया, जिसको संक्षेप में हम कह सकते हैं झोरवादी बुद्धा, अर्थात भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय, जिसे वे कहते हैं नया मनुष्य। वो ना वेस्टर्न होगा, ना वो ईस्टर्न होगा,
वो ठीक मध्य में संतुलित समन्वित होगा। वो अपनी जिंदगी को, अपने शरीर को, शरीर की इच्छाओं को भी उतना ही सम्मान करेगा जितना अपनी आत्मा की, परमात्मा की ध्यान में डूबने की करेगा। वो बाहर की सड़क भी अच्छी बनाएगा, मकान भी अच्छा बनाएगा, कार भी अच्छी बनाएगा, और अपने भीतर अंतर यात्रा के साधन योग और भक्ति में भी वैसा ही डूबेगा। तो बाहर का साधन भी चाहिए, भीतर का भी साधन चाहिए, भीतर भी यात्रा करनी है। तो दोनों का जहां समन्वय हो जाएगा वहां एक पूर्ण खिलावट होगी। आधे अधूरे से काम नहीं चल सकता। तो झोरवा शब्द एक ग्रीक उपन्यास से लिया गया है, जिसके ऊपर बाद में फिल्म भी बनी थी, झोरवा द ग्रीक भाषा में फिल्म बनी थी। यह एक संसारी व्यक्ति है, बिल्कुल भौतिकवादी है, मटेरियलिस्टिक है, संसार की सुख सुविधाओं के पीछे ही दीवाना रहता है। और दूसरा शब्द ओशो ने भगवान बुद्ध का नाम चुना, जिन्होंने त्याग किया, तपस्या की, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ दिया, परिवार का भी त्याग कर दिया, साधना में डूब गए, ध्यानस्थ हो गए, समाधिस्थ हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, परमानंद को जिन्होंने जाना। तो एक बाहर का सुख भोगी और दूसरा अंतरात्मा का परमानंद तक पहुंच जाने वाला। ओशो कहते हैं दोनों अधूरे अधूरे हैं। आखिर बुद्ध भीतर से कितने ही समृद्ध हो गए हों, बाहर तो उनके हाथ में भिक्षा पात्र है, भीख मांगते फिरते हैं रोटी के लिए। बहुत अच्छी स्थिति इसको हम नहीं कह सकते। और पश्चिम का आदमी जिसके पास खूब धन धान्य है, सब कुछ है, और भीतर से बिल्कुल उसके भीतर शैतानियत झलक रही है। युद्ध विभीषिका यही बता रही है कि सिवाय युद्ध की तैयारी के वो कुछ नहीं कर रहा। ये खतरनाक स्थिति है। तो ना तो शांति अकेले और ना शक्ति अकेले काम की है। काश ऐसा हो कि शांत व्यक्ति के हाथ में शक्ति हो। अभी हालत ऐसी है कि बंदर के हाथ में तलवार पकड़ा दी है। ये दूसरों का भी अहित करेगा और खुद का भी करेगा। एक छोटे बच्चों को हम रिवॉल्वर दे दें तो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कुछ अच्छा होगा? कुछ बुराई होगा। अभी छोटे बच्चे में अक्ल ही नहीं है, दूसरों को तो नुकसान करेगा भी, अपने को भी कर लेगा। तो ऐसी हमारी स्थिति है। वो जो आदिवासी मानव था पाषाण युग का जंगल में, उसके पास जो साधन थे हिंसा करने के, वो छोटे छोटे थे। पाषाण युग, पत्थर उठा के किसी को मार सकता था, लकड़ी से किसी को चोट पहुंचा सकता था। आज लाखों साल बाद हम आदमी तो वैसे के वैसे हैं। हमारे अंदर वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही छीन छपट, द्वेष, मालकियत की भावना जैसी उस आदिवासी पूर्वज के अंदर थी। लेकिन हमारे हाथ के साधन बढ़ गए। अब हमारे हाथ में पत्थर नहीं है, परमाणु बम है, और हमारे हाथ में अब डंडा नहीं, मिसाइल है। तो वह पुराना आदमी कितना ही क्रोध में हो, कितनी हिंसा करेगा, पत्थर से और तीर कमान से और लकड़ी से दो चार लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं कर सकता था। आज हम बहुत खतरनाक स्थिति में हैं। भीतर से हम वही के वही हैं, वैसे ही जंगली और बर्बर, और हाथ में हमारे जो ताकत है, अब वो करोड़ों लोगों को मारने की ताकत है क्षण भर में। ये हमारी खतरनाक स्थिति है। काश हम भीतर शांत हो गए होते और हाथ में हमारे बहुत शक्ति होती, तो फिर इसका कोई दुरुपयोग नहीं होता। जिस आदमी ने हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया था, वापस अपने घर लौटा, सुबह पत्रकारों ने उसका इंटरव्यू लिया कि कैसी हुई थी। उसने कहा कि बहुत अच्छी हुई थी, मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की। बम गिरा के जब मैं आया, अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर मैंने समय दिया, उनके संग खेला कूदा। फिर पत्नी ने मुझे डिनर कराया, डिनर का मैंने बहुत आनंद लिया। फिर पत्नी से प्रेम किया मैंने, और फिर सो गया। बहुत गहरी नींद लगी। क्या इस आदमी को हम आदमी भी कह सकते हैं? 2 लाख आदमियों को राख करके आ गया। वो 2 लाख आदमी कोई सैनिक भी नहीं थे, साधारण शहर के रहवासी। उसमें स्त्रियां भी थी, बड़े बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे। अभी वो बच्चे भी थे जिनका जन्म नहीं हुआ, मां के गर्भ में थे। उन्होंने क्या बिगाड़ा था इनका? सबको बाप बना के उड़ा दिया। और ये आदमी भोजन किया, बच्चों के साथ खेला, पत्नी से प्रेम किया और चैन की नींद सोया।
और बड़ा तृप्त है कि मैंने जो मुझे ऑर्डर मिला था मैंने पूरा किया। याद रखना, ये खूब पढ़ा लिखा सभ्य सुसंस्कृत आदमी है, ये पहुंचा हुआ वैज्ञानिक है, जिसको ये ड्यूटी दी गई थी पहली बार बम फोड़ने की। कोई साधारण आदमी नहीं है, ये बहुत प्रतिभाशाली आदमी है। अगर इसको ध्यान की संपत्ति होती वही इसके मैं कह बाद। रहा हूं, बंदर के हाथ में तलवार है जी 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 जी। ना, ये डगमगाहट हो गई है। शांति अलग विकसित हुई, शक्ति अलग विकसित हुई। अगर दोनों का समन्वय हो जाए तो आज भी हम एक बहुत सुंदर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं, धरती पे स्वर्ग बस सकता है। शांति और शक्ति को मिलाना होगा, धन और जी ध्यान जी को मिलाना होगा, जी संसार जी। और संन्यास को मिलाना होगा, जो कि ओशो ने किया। उन्होंने जो नव संन्यास आंदोलन छेड़ा वह इसी की तरफ एक कदम है। संसार और संन्यास को इकट्ठा रखना है। जी, सन्यासी को भाग नहीं जाना है दुनिया से, नहीं दुनिया की फिर दुर्गति होगी। क्योंकि जब वो अच्छा आदमी छोड़ के चला जाता है तो बुरे आदमी के हाथ में ताकत आती है। यानी कहीं ना कहीं अच्छा आदमी रिस्पॉन्सिबल है दुनिया की दुर्गति करने के लिए, क्योंकि वो छोड़ के चला जाता है। तो फिर बुरे आदमी तो संभालेंगे ना, जो बच गए पीछे। नहीं, अच्छे जी। आदमी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो ओशो ने जो नई दृष्टि दी है वह बहुत अद्भुत है, निराली है। संक्षेप में हम उसे कह सकते हैं ध्यान और विज्ञान का समन्वय। और बिल्कुल। ध्यान को भी हम चाहें तो एक विज्ञान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, जैसे फिजिक्स है, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान, मेडिकल का विज्ञान है, इंजीनियरिंग का विज्ञान है, कंप्यूटर का विज्ञान है। ठीक ऐसे ही एक चेतना का विज्ञान है, जिसे हम ध्यान कह रहे हैं, अध्यात्म कह रहे हैं। छोड़ो धर्म शब्द, उससे बहुत लड़ाई झगड़ा और खून खराबा हो चुके हैं, सांप्रदायिक युद्ध हो चुके हैं। छोड़ ही दो, बिल्कुल नया शब्द इस्तेमाल कर लो, साइंस ऑफ द सोल, साइंस ऑफ द कॉन्सियसनेस। सो सिंपल। जैसे मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान, ऐसे ही आत्मविज्ञान। इसमें क्या कठिनाई है? तो केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही ओशो ने ध्यान को प्रस्तुत किया है। यह विज्ञान की एक नई शाखा हो सकती है और होनी चाहिए, ताकि हम वो पुराने जो लेबल लग गए थे धर्मों के, संप्रदायों के, उस सब से भी हम छुटकारा पा सकें। उन्होंने भी बहुत दुख दिया है। जैसे राष्ट्रों के विभाजन ने दुख दिया है, ऐसे धर्मों और संप्रदायों के विभाजन ने बहुत दुख दिया है। अधिकांश लड़ाई झगड़े उन्हीं लोगों ने करवाए हैं और आज भी करवा रहे हैं। अब उनसे भी और छुटकारा पाने का समय आ गया। जी जी जी। और उसमें अध्यात्म भी एक विज्ञान हो, चेतना का हम्म, विज्ञान, जी आत्मा का जी जी। विज्ञान, कुछ नया शब्द हम गढ़ लें हाँ, और तब हम जिसमें स्वामी। पाएंगे हाँ सारी दुनिया में अद्भुत शांति हो सकती है, वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ। एक छोटी सी कहानी कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। पुरानी कहानी है, सबने सुनी होगी, बच्चों की किताब में है कि जंगल में आग लग गई थी। वहां एक अंधा आदमी और एक लंगड़ा आदमी रहा करते थे और दोनों की बड़ी मुसीबत हो गई। लंगड़े को दिखाई तो दे रहा है कि कहाँ आग लगी है, कहाँ से बच के निकला जा सकता है, मगर बेचारा वो दौड़ ही नहीं सकता और आग तेजी से बढ़ती जा रही है। और अंधा, जिसके पैर मजबूत हैं और जो दौड़ सकता है, उसे दिख नहीं रहा कि कहां से जाए, कहां आग है कहां नहीं है। फिर उन दोनों की दोस्ती थी और उन्होंने अपनी दोस्ती खूब अच्छे से निभाई। अंधे आदमी ने लंगड़े को उठा के अपने कंधे पे बैठा लिया और कहा कि तुम बोल के मुझे बताते चलो कहां मुड़ना है और मैं दौड़ता हूं तेजी से। और इस प्रकार दोनों ही जंगल की आग के बाहर निकल आए। आज हमारे विश्व की जो स्थिति है वो वही है। पूरे जंगल में आग लगी है, पश्चिम के पास आंख नहीं है, दर्शन नहीं है, दिशा नहीं है, ताकत बहुत है, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, पर ये नहीं पता कि कहां जा रहा है। वो और आग में उलझता जा रहा है। आप देखते हैं आए दिन शांति वार्ताएं होती हैं और फिर अगले दिन पता चलता है कि दूसरी जगह युद्ध छिड़ गया, यहां बंद हुआ, दूसरी जगह छिड़ गया। उन्हें दिख ही नहीं रहा वो क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। पूरब के अतीत में हमारे पास आंख थी, दर्शन था, दृष्टि थी, लेकिन अब हमारे पास ताकत नहीं है कि हम कुछ कर सकें। हमसे कोई पूछ भी नहीं रहा क्या करना है। हमारी स्थिति फिर वही हो गई है जो अंधे और लंगड़े की थी। काश अंधा समझ सके
वो अपना पागलपन की दौड़ बंद करे और आंख वालों की मदद मांगे, और आंख वाला चुपचाप ना बैठा रहे, कोई शक्तिशाली मजबूत पैर वाले का सहारा ले और उसे दिशा दिखाए। तो आज ये समन्वय अगर हो सका तो मनुष्य का कोई भविष्य है, स्वर्णिम भविष्य है। और अगर ये समन्वय नहीं हो सका जल्दी ही कुछ सालों में, तो हम सब जागतिक आत्मघात की तरफ जा रहे हैं, ग्लोबल सुसाइड। तो या तो ओशो या फिर ये विश्व ही नहीं होगा। जैसे ओशो ने किताब का नाम रखा ना, महावीर या महाविनाश, या तो सुनो उनकी या फिर महाविनाश होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं या तो बुद्ध या युद्ध, देयर इज नो थर्ड वे। ठीक वही बात हम ओशो के साथ कह सकते हैं, या तो ओशो का झोरवादी बुद्धा नया मनुष्य होगा या फिर मनुष्य जाति ही नहीं होगी। दो ही विकल्प हैं, और शायद ऐसे संकटकालीन घड़ी में ही हम अपना विकल्प बदलने को तैयार होते हैं। छोटे मोटे खतरे हो तो हम जल्दी बदलते नहीं, अपनी पुरानी लकीर की फकीर बने पीटते चलते हैं कि हमारी परंपरा सही, हमारी परंपरा सही। अब क्लियर हो गया, अब तुम्हें अपनी परंपरा पे चलना है तो तुम कब्रिस्तान में पहुंचने वाले हो। अब ओशो की सुनोगे तो यहाँ पे एक गुलिस्तान बन सकता है, ये धरती स्वर्ग बन सकती है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अंत में थोड़ी सी सूचना मैं देना चाहूंगा। अगले महीने फरवरी में राजकोट में हमारा शिविर होने वाला है ओशो वाटिका में। जो मित्र वहां आना चाहें, मैं निवेदन करता हूं उनके फोन नंबर वगैरह आप दिखा दीजिए, ताकि जिन मित्रों को बुकिंग करनी हो वहां पहले से ही बुकिंग कर लें, क्योंकि वहां जगह सीमित है। दूसरी सूचना मैं देना चाहता हूं कि ओशो की समस्त साहित्य, अर्थात उनकी 650 हिंदी अंग्रेजी की मौलिक किताबें, उनके लगभग 6000 से अधिक ऑडियो प्रवचन अच्छी क्वालिटी में, 10,000 से अधिक उनके फोटोग्राफ्स और उनके ध्यान विधियों के संगीत और अन्य भजन कीर्तन के संगीत इत्यादि इत्यादि, जो कुछ भी ओशो का खजाना है वह सब निशुल्क उपलब्ध है ऑनलाइन लिंक पर। आपको जो कुछ भी चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए। मेरा नंबर है 7027327372 70-273-273-72। हाँ, मेरी विनती है कृपया मुझे फोन नहीं कीजिएगा, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, और अगर कोई 2 बार से ज्यादा करेगा मैं वही नंबर ब्लॉक कर दूंगा। आप केवल मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए, आपको क्या चाहिए। 24 घंटे के अंदर अंदर मैं वह ओशो सामग्री आप तक पहुंचा दूंगा, जिसे आप लिंक खोलकर पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, अथवा डाउनलोड कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। ओशो फ्रेग्रेंस की तरफ से यह उपहार नए साल का। तीसरी सूचना है, ओशो फ्रेग्रेंस का छोटा सा आश्रम हरियाणा जिले में, दिल्ली से लगभग 1.25 घंटे दूर सोनीपत में है। हरियाणा प्रांत के सोनीपत जिले में दीपालपुर नामक गांव में। चारों तरफ हरे भरे खेत हैं, बहुत सुंदर प्राकृतिक स्थल में। महीने में 2 बार यहाँ शिविर होते हैं 6-6 दिन के, और एक शिविर होता है 3 दिन का, जिसमें आप आ सकते हैं। ये आवासीय शिविर हैं। इसके अलावा हमारे ऑनलाइन कार्यक्रम 4 हफ्ते आते हैं, जिनमें आप घर बैठे अटेंड कर सकते हैं। जिनको भी इसमें रुचि हो, आप कृपया मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। इस प्रोग्राम से कैसे जुड़ना है ऑनलाइन लिंक पर घर बैठे, वह मैं आपको जानकारी भेज दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय ओशो। जी स्वामी जी, और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आपसे बात करके, आपसे जो मार्गदर्शन मिला लोगों के लिए तो काफी उपयोगी रहेगा, लेकिन मुझे जो ओशो से नहीं मिला, ओशो से नहीं मिल पाया, उसकी संतुष्टि आपसे मिलकर हो गई और बहुत अच्छा लगा। और मैं ये अपना इंटरव्यू करने में जो हमारे निमित्त बने स्वामी सहज संगीतम है, फिर आपके सेक्रेटरी वंदना जी है, सोनू जी है, तो सभी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आपका भी खूब-खूब आभार कि आपने समय निकाल कर हमारे साथ बात की और हमको बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू। मुझे लगता है अभी आपके आधे सवाल रह गए ना। स्वामी जी, आधे नहीं, काफ़ी सारे सवाल। चलिए पार्ट 2 में कर लेंगे फिर हाँ, कभी। बिल्कुल या जिस स्वामी जी, दिन अभी मैं राजकोट आ रहा हूँ ना आपके शहर में, जी, जी, तो जी। एक दिन वहीं कर लीजिए, आमने सामने बैठ कर और मजा आएगा।
बहुत अच्छा स्वामी जी, तो मेरे बिल्कुल पास एक वो दिन फ्री भी है। एक दिन मेरा हुँ, शिविर के समापन के पश्चात एक दिन मेरे पास खाली है, क्योंकि मेरी फ्लाइट जी, है जी, शाम को, तो उस दिन अपन ओके। आयोजित कर लीजिए। तो आप जी, ओशो जी, तो वाटिका वाले से बात करके फिक्स कर हाँ, लीजिए कि वो आप इंटरव्यू लेंगे। जी, जी, जी। संजीव भाई ठीक है? उनसे बात कर लेते हैं। जी, जी, हाँ। स्वामी जी। बहुत अच्छा लगा, आपका अच्छा, एक खूब-खूब और आभार, छोटी-सी धन्यवाद। सूचना मैं देना चाहूँगा। जी, अ, अभी परसों मुरारी बापू की रामकथा दिल्ली में हुई, प्रगति मैदान में बहुत बड़ा हाँ जी, आयोजन। यह जी, जी, आयोजन किया है सुप्रसिद्ध जैन मुनि लोकेश जी ने। यह भी एक सुखद समाचार है कि जैन जी, मुनि के द्वारा किया गया आयोजन राम कथा के लिए एक भाईचारा, एक जिसको हम कहें उसकी तरफ इशारा करता है। और पहले ही दिन राम कथा के उन्होंने मुझे निमंत्रित किया, मुरारी बापू ने। उनसे पहले भी हम मिल चुके हैं, गुजरात में एक बार मिले थे। वहाँ पर हमारा एक मंच से ही कार्यक्रम हुआ था। जिस दिन मेरा शिविर समाप्त हुआ था नडियाद में, उसके अगले दिन हुँ, से हुँ, राम कथा थी। बापू से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। पीछे उन्होंने दिसंबर के महीने में ओशो का जो जन्म तारीख पड़ती 11 तारीख, उसके इर्द-गिर्द 9 दिन का राम कथा जबलपुर में रखा था, विशेषकर ओशो को समर्पित। वे ओशो का जन्म स्थल कुचवाड़ा देखने गए, गाडरवारा गृहनगर देखने गए, ओशो से संबंधित जितने स्थान हैं जबलपुर में वो सब घूमे, भ्रमण किया उन्होंने। अभी दिल्ली में आए, मुझे बड़ी खुशी हुई। पहले दिन की शुरुआत 10 मिनट उन्होंने मुझे दिया था मंच पर बोलने के लिए। मेरे बाद फिर लोकेश मुनि जी बोले, फिर विधानसभा अध्यक्ष गुप्ता जी वो बोले, उसके बाद फिर मुरारी बापू जी ने अपनी कथा आरंभ की। और पहले ही दिन उनके कथा में करीब 6 बार ओशो का नाम आया। मेरी एक ठीक है, नई किताब प्रकाशित हुई है, ओम की ओके। महिमा ओशो की दृष्टि में। वह किताब मैंने उन्हें भेंट की, उन्होंने उसका विमोचन किया, मंच से उन्होंने सबको सबको वह किताब दिखाई। मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने स्वीकार की नहीं, मेरी वह गिफ्ट। और जी, उस जी, किताब का हाँ, सारांश मैंने वहाँ पे 10 मिनट में प्रस्तुत भी किया। अच्छा। ये स्वामी जी बोली छोटी बात है कि दुनिया में जितने सज्जन हैं, वो सक्रिय नहीं है और जो सक्रिय है, वो संगठित नहीं है। तो आप जी, ऐसे आपने जो बात कही ना वो सुनकर बहुत अच्छा लगा कि भई जैन मुनि है, मोरारी बापू हमारे गुजरात से है तो राम कथा करते हैं। आप ओशो के भाई हैं, ओशो का ध्यान वगैरह जो उसकी बात है वो करते हैं। तो ये सभी सज्जन लोग हैं, सक्रिय भी है और ये संगठित होते हैं ना तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है कि कुछ नई दिशा और जो न्यू सन्यासी और जो बात जो है न्यू वर्ल्ड की वो बिल्कुल जी। चरितार्थ होगी। जी, स्वामी जी। धर्म आपका संप्रदायों से परे है लोग उठने लगे हैं। उठने लगे हैं। बिल्कुल, दिखाई देता बिल्कुल। है ना? जी। एक ओशो का शिष्य, एक जैन मुनि और एक हिंदू। जी, बिल्कुल, तो बहुत अच्छा हमको लगता है स्वामी जी। खूब-खूब आभार स्वामी जी, आपको राजकोट आते हैं तो मिलते हैं। खूब-खूब धन्यवाद। थैंक यू।